चलिए गए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 12 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, इसको जरा समझते हैं। जो सेक्शन नंबर 12 है आईजीएसटी एक्ट का, जहां पर सर्विस से रिलेटेड बात होती है, यानी जब आपने सर्विसेज दी हो और सर्विसेज कहां पर दी हो, वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर और रिसिपेंट इन इंडिया, यानी जो सप्लायर है और रिसिपेंट है दोनों इंडिया के अंदर है, तब लगता है हमारा सेक्शन नंबर 12। चलिए, सो इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग 12 कैटेगरीज ऑफ सर्विस। नाउ अब कुछ 12 कैटेगरीज की सर्विस मैं आपको बताऊंगा। इन सर्विस में द प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिटरमिन विद रेफरेंस टू अ प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है? कभी कॉलेज में प्रॉक्सी लगाई है? वैसे अगर आप कॉलेज जाते होंगे तो आपको पता होगा, अब लॉकडाउन के चक्कर में तो कॉलेजेस भी सारे बंद हो रखे हैं, फिर भी प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है कि किसी और को रिप्रेजेंट करना। मतलब जैसे आप बोल देते हो ना, मेरी अटेंडेंस लगवा दियो, मेरी प्रॉक्सी लगवा दियो। मतलब कॉलेज में एक स्टूडेंट जाता है और उसका फ्रेंड का घर से फोन आता है कि मैं आज बंक मारने जा रहा हूं, तो मैडम जब मेरा रोल नंबर बोले, रोल नंबर तो मेरा होगा लेकिन प्रेजेंट तुम बोल देना। इसको बोलते हैं प्रॉक्सी लगाना। मतलब किसी और ने उसको रिप्रेजेंट करा, एक्चुअल में वो पर्सन नहीं था लेकिन किसी और पर्सन ने उसको रिप्रेजेंट करा, तो उसको बोलते हैं प्रॉक्सी लगाना। और यहां पर देखो, लॉ के अंदर भी आपको रेफरेंस टू द प्रॉक्सी वर्ड देखने को मिल गया। मतलब एक्चुअल में रिसिपेंट की क्या लोकेशन है वो मैटर नहीं करती, हम उसकी जगह पर एक प्रॉक्सी का यूज करेंगे और उस प्रॉक्सी वाली जो जगह होगी उसको बोला जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, इसका मतलब आप समझे। सो रेस्ट, ये जो 12 सर्विस है इसके लिए हम प्रॉक्सी का यूज करते हैं। उसके अलावा जो सर्विसेज हैं वो गवर्न होते हैं डिफॉल्ट प्रोविजन से। और डिफॉल्ट प्रोविजन क्या होता है वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। डिफॉल्ट प्रोविजन लास्ट में पढ़ेंगे और जो 12 कैटेगरीज हैं उसको सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि ये 12 कैटेगरीज की कौन कौन सी सर्विसेज हैं जहां पर किसी प्रॉक्सी का यूज किया जाता है, प्रॉक्सी जगह का यूज किया जाता है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखो, आप एक एग्जांपल दूंगा, आपको वहीं पर समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट समझो। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज। इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज, अब ध्यान ये रखना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब यहां पर लैंड और बिल्डिंग की सेल की बात नहीं हो रही। देखो, पहली बात तो हमने सप्लाई वाले चैप्टर में ही पढ़ लिया था कि लैंड और बिल्डिंग की जो सेल होती है उसके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। यहां पर जो बात हो रही है उससे रिलेटेड सर्विस की। सर, लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या सर्विस होती है? जैसे ब्रोकरेज का कमीशन होता है, ब्रोकरेज होता है, और साथ में आप कंस्ट्रक्शन की सर्विस देते हो, आर्किटेक्चर की सर्विस देते हो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके ऊपर जीएसटी लगता है, आर्किटेक्चर जो सर्विस देता है उसके ऊपर जीएसटी लगता है। तो वो सारी सर्विसेज जो होती हैं उनके ऊपर तो जीएसटी लगाया जाएगा। हाँ, लैंड और प्रॉपर्टी, बिल्डिंग जहां सेल परचेज होती है उस पर जीएसटी की बात नहीं आती है। यहां पर जो बात हो रही है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज की बात हो रही है। ठीक है, इंक्लूडिंग, यहां पर क्या क्या इंक्लूड कर लिया गया? एकोमोडेशन इन होटल, बोट और वेसल। अब इसको जरा मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं, बहुत ही प्यारा एग्जांपल और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हमारा ऑफिस है दिल्ली में और हमारा किस चीज का काम है? हमारा काम है हम आर्किटेक्चर की सर्विस देते हैं। आर्किटेक्चर जो नक्शे वगैरह बनाते हैं ना घर का, तो वो वाली जो सर्विसेज होती हैं वो सर्विस हम देते हैं। हमारा दिल्ली में हमारा ऑफिस है और हमारे पास एक क्लाइंट आया वेस्ट बंगाल से हमारे पास एक क्लाइंट आया, बोला सर हमारा ये, उसने अपनी सारी मेरे को डिटेल दी, पूरी लोकेशन बताई, कितने स्क्वायर फीट का है, कैसा उसको घर बनाना है, हमने सारी रिक्वायरमेंट को समझा हम। और जो लोकेशन है, जो रिसिपेंट है यानी जो घर बनवाना चाहता है, वो घर बनवाना चाहता है कहां पर? महाराष्ट्र में उसको घर बनवाना है। एग्जाम्पल को ध्यान से समझो, मैं जो कि आर्किटेक्चर की सर्विस दूंगा वो दिल्ली में हूं, दिल्ली में मेरा ऑफिस है। जो पर्सन मेरे से सर्विस ले रहा है वो वेस्ट बंगाल का है और जहां पर उसको अपना बिल्डिंग बनवानी है वो बिल्डिंग कहां पर है? वो बिल्डिंग है महाराष्ट्र के अंदर। बोलिए, 3 स्टेट यहां पर इन्वॉल्व हो गए। जो सप्लायर का स्टेट है, यानी जो सर्विस सप्लाई कर रहा हूं ना मैं, सर्विस सप्लायर का स्टेट, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है? दिल्ली है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहां आएगी? प्लेस ऑफ सप्लाई कहां होगा? क्योंकि भाई रिसिपेंट जो है वो तो हमारा वेस्ट बंगाल के अंदर है, रिसिपेंट तो वेस्ट बंगाल के अंदर बैठा है, लेकिन जिस प्रॉपर्टी जो इसको बनवानी है, जो प्रॉपर्टी बनवानी है, घर बनवाना है, वो महाराष्ट्र के अंदर है, उसकी प्रॉपर्टी महाराष्ट्र के अंदर है। अब जो मैं कंस्ट्रक्शन नहीं, जो मैं आर्किटेक्चर जो उसका बना के दूंगा, मैप वगैरह बना करके जो दूंगा मैं उसको, नक्शा बना के दूंगा उसका, वो उस वाली प्रॉपर्टी से रिलेटेड है जो कि महाराष्ट्र में है।
अब कंफ्यूजन नहीं आएगी यहां पर कि भाई प्लेस ऑफ सप्लाई अब क्या बोलोगे, बताओ महाराष्ट्र को महाराष्ट्र रखा जाए या वेस्ट बंगाल रखा जाए। तो यहां पर लॉ मेकर ने चीज क्लियर की कि आपको रखना है जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। बोलिए मेरे साथ, बोलिए, जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, यानी उसको प्रॉक्सी मान लो। आपको स्टार्टिंग में वर्ड समझाया था प्रॉक्सी, मतलब एक्चुअल में रिसिपेंट वहां पर नहीं है, लेकिन उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को प्रॉक्सी मान करके उस जगह को प्लेस ऑफ सप्लाई बोल दो। ये मान लो कि वो जो प्रॉपर्टी महाराष्ट्र में बन रही है, तो वहां पर वो जो बिल्डिंग है उसको प्रॉक्सी मान लो और उसको प्लेस ऑफ सप्लाई बोल दो। यानी जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो वेस्ट बंगाल नहीं होगी, वो हमारी कौन सी लोकेशन होगी, वो होगी हमारी महाराष्ट्र। बोलिए पॉइंट क्लियर है। यानी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन है उस लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई बोला जाएगा। अब पढ़िए इसको ध्यान से। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन एट विच द इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। अच्छा जी, नेक्स्ट है अच्छा, जो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी का एग्जांपल दिया, सेम तरीके से आप जो है होटल का एग्जांपल ले सकते हो। एकोमोडेशन इन होटल, बोट या वेसल, इन तीनों का एग्जांपल आप ले सकते हो इसी तरीके से। और उसके बाद अगर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज करते हैं। हमारा दिल्ली में ऑफिस है, हम ना आर्किटेक्चर की सर्विस देते हैं, मैप्स वगैरह बनाते हैं। हमारा जो क्लाइंट है, कहां से फोन आया, वेस्ट बंगाल में हमारा क्लाइंट है, वहां से हमारे पास फोन आया कि उसको आर्किटेक्चर की सर्विस चाहिए, उसको एक बिल्डिंग बनवानी है लंदन के अंदर, लंदन में उसकी प्रॉपर्टी है, वहां पर उसको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवानी है, उसके लिए नक्शा बनवाना था उसको। ठीक है, अभी हम पढ़ के आए कि जब इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस होती है वहां पर आपको क्या लेना होता है, प्रॉक्सी यूज करनी होती है। और प्रॉक्सी में लॉ मेकर ने बोला कि भाई प्रॉक्सी आप मान लो जहां पर वो बिल्डिंग सिचुएटेड है या सिचुएटेड होगी, सिचुएटेड है और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड ना। ये देखो, या तो वो लोकेटेड है या वो इंटेंडेड टू बी लोकेटेड है, या तो है या फ्यूचर में जहां पर होगी। अब भैया महाराष्ट्र तक तो बात थोड़ी सी समझ में आ रही थी कि चलो महाराष्ट्र बोल दिया जाएगा, लेकिन अब अगर आप प्लेस ऑफ सप्लाई यूके रख दोगे, अभी तक जो हमने ऊपर वाला प्रोविजन पढ़ा, ये वाला प्रोविजन पढ़ा, तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भैया मैं सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली है, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट क्या है, रिसिपेंट की लोकेशन वेस्ट बंगाल है, सर्विस जिसको मिल रही है वो तो वेस्ट बंगाल में, लेकिन प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर है, प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर है। अब अगर इस केस में भी लॉ मेकर ने ये बोल दिया कि आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली जो लोकेशन है और इंटेंडेड टू बी, जहां पर आपकी होगी प्रॉपर्टी, वो लोकेशन हम ले लेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी जी। सर दिक्कत कैसे हो जाएगी, अगर हमारे इस वाले केस में हमने यूके को बोल दिया प्लेस, यूके मतलब वो लंदन वाला यूके, यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड वाला यूके नहीं, सो लंदन वाला जो यूके है, अगर हमने उसको बोल दिया कि वो प्लेस ऑफ सप्लाई है, तो यहां दिक्कत क्या हो जाएगी, ये जो सप्लाई है ये जीरो रेटेड सप्लाई बन जाएगी, ये एक एक्सपोर्ट हो जाएगा भाई। और एक्चुअल में एक्सपोर्ट नहीं है, एक्चुअल में जो सर्विस ली है वो तो किसी वेस्ट बंगाल के पर्सन ने ली है ना। लेकिन अगर हम ऊपर वाला, ये वाला केस अगर लगा देंगे, ऊपर वाला प्रोविजन लगा देंगे, तो दिक्कत हो जाएगी, एक्सपोर्ट हो जाएगा, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो जाएगी, तो वहां पर अलग चीजें हो जाती हैं, वहां बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में एक्सपोर्ट तो हुआ नहीं है सर्विस का। भैया जो सर्विस दे रहा है वो भी इंडिया में, जो सर्विस ले रहा है वो भी इंडिया में, प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर सिचुएटेड है। तो यहां पर लॉ मेकर ने एक नया पॉइंट डाला कि इफ लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है अगर ये आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, हमारे एग्जाम्पल में लंदन के अंदर लोकेटेड है, तो आप लोकेशन ऑफ रिसिपेंट ले लो, तब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी मत लो, तब आप लोकेशन ऑफ रिसिपेंट ले लो। कहने का मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट वेस्ट बंगाल। तो जो अगर हमारी लंदन के अंदर प्रॉपर्टी बन रही है तो वहां पर रिसिपेंट का जो एड्रेस है, यानी जो उसका वेस्ट बंगाल वाला एड्रेस है, उसको ले लिया जाएगा, उसको मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो हमारा यहाँ पर IGST वैसे यहाँ भी चार्ज होगा, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो हमारा वेस्ट बंगाल होगा, ना कि वो हमारा यूके लंदन, वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर वो प्रॉपर्टी महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर लोकेट होगी, तो वहां पर मैंने अगर सर्विस दी है उस पर्सन को, तो उस केस में महाराष्ट्र मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा।
देखिए छोटे से फर्क की वजह से कितना डिफरेंस आ गया। अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है तो आप उस प्रॉपर्टी की लोकेशन लो, प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर है तब आप रिसिपेंट की लोकेशन लो। पॉइंट क्लियर है? यही सिंपल सा पॉइंट था। नेक्स्ट देखो, इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ सर? मोर देन वन स्टेट। जैसे डीएलएफ है, डीएलएफ क्या है? डीएलएफ है दिल्ली लीजिंग एंड फाइनेंस। तो वो क्या करते हैं ना, दिल्ली के जो एनसीआर के जो स्टेट्स हैं उसको डेवलप करते हैं। तो वो दिल्ली में भी अपनी बिल्डिंग्स बनाते हैं, गुड़गांव जो कि हरियाणा में पड़ता है वहाँ पर भी बिल्डिंग बनाते हैं। तो डिफरेंट स्टेट्स में बिल्डिंग बनवाते हैं। उन्होंने बोला कि हमको सर आपकी आर्किटेक्चर वाली सर्विसेज चाहिए। मैंने कहा मिल जाएगी सर्विस। उन्होंने बोला हमको 5 बिल्डिंग बनवानी है। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, उन्होंने बोला 5 बिल्डिंग बनानी है बिल्कुल सेम नेचर की। अब आप फ्लैट्स वगैरह देखते होगे ना, जो हाई स्टोरीज फ्लैट होते हैं वो सारे सिमिलर तरीके के होते हैं। तो उन्होंने बोला 5 बिल्डिंग बनानी है, सेम तरीके की बनानी है। 3 उसमें से दिल्ली के अंदर होंगी, 2 उसमें से किसके अंदर होंगी? 2 वहां पे होगी, हरियाणा के अंदर होगी। आप हमको 5 का नक्शा बना करके दे दो। मेरे सर्विस तो उन्होंने 5 की ली है, लेकिन उसमें से कुछ दिल्ली में है और कुछ कहां पर है? हरियाणा में है। ना लोकेशन ऑफ सप्लायर, अगर आप मेरे से पूछोगे तो सप्लायर की लोकेशन क्या? मेरी लोकेशन तो दिल्ली है, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। रिसिपेंट की लोकेशन क्या है? देखो अब कंफ्यूजन आ जाएगी। 3 बिल्डिंग बनेगी दिल्ली के अंदर, सो 3 बिल्डिंग के लिए तो भाई अब आपको प्रपोर्शन करना पड़ेगा ना, क्योंकि थोड़ी सी सर्विस दिल्ली में है, थोड़ी सी सर्विस कहां पर है? हरियाणा के अंदर है। यहां पर लॉ मेकर ने बोला देखो, इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट, अगर एक स्टेट से ज्यादा में आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है तो ईच सच स्टेट इन प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड इन ईच स्टेट। यहां पर मुझे 2 इनवॉइस बनाने पड़ेंगे। सर 2 इनवॉइस क्यों बनाने पड़ेंगे? एक इनवॉइस बनाऊंगा मैं दिल्ली के लिए, एक इनवॉइस बनाऊंगा मैं दिल्ली के लिए, एक इनवॉइस बनाऊंगा हरियाणा के लिए। सर ऐसा कैसे करोगे आप? देखिए मान लीजिए 1 लाख की मुझे फीस मिलेगी। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, 1 लाख की मुझे फीस मिलेगी, 5 बिल्डिंग का नक्शा बना करके दूंगा तो मुझे 1 लाख की फीस मिलेगी। और उन 5 बिल्डिंग में से 3 बिल्डिंग बनेगी दिल्ली के अंदर, 2 बिल्डिंग बनेगी हरियाणा के अंदर। अब उस 5 को आप डिवाइड करो 3:2 के रेशियो में। 1 लाख का जो मेरे को फीस मिलेगी, 1 लाख की फीस को डिवाइड कर दो 3:2, प्रोपोर्शनेट लिखा है ना, इन सच स्टेट इन प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ सर्विस। ठीक है, तो 3:2 में आप 1 लाख को डिवाइड करो तो कितना? 60,000 और 40,000, राइट। सो दिल्ली में 60,000 और हरियाणा में मैंने 40,000 की सर्विस दी है। सर इससे होगा क्या? क्योंकि भैया जो दिल्ली में सर्विस दी है वहां पर तो इस 60,000 के ऊपर क्या लगेगा? दिल्ली, लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली, रिसिपेंट भी दिल्ली, तो क्या लग जाएगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। वहीं पर अगर हरियाणा हो जाता है तो हरियाणा में दूसरा स्टेट हो गया तो वहां पर आईजीएसटी। 40,000 के ऊपर मैं आईजीएसटी लगा करके दूंगा और 60,000 के ऊपर मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करके दूंगा। बोलिए एग्जाम्पल क्लियर हो गया आपको? बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही आसानी से समझ में आ गया ये वाला एग्जाम्पल। तो चलिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस हमने पढ़ ली, 12 कैटेगरी पढ़नी है, एक कैटेगरी हमने पढ़ ली है। दूसरी कैटेगरी आ जाओ, रेस्टोरेंट, केटरिंग सर्विस, पर्सनल ग्रूमिंग क्या होती है? हेयर सलून वगैरह जो होते हैं वो, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट जो ब्यूटी पार्लर होते हैं, और हेल्थ की जो सर्विस होती है, हेल्थ केयर से रिलेटेड जो सर्विस होती हैं। सर हमने तो पढ़ा था हेल्थ केयर से जो रिलेटेड सर्विस होती हैं वो एग्जाम्प्ट होती हैं, पढ़ के आए थे ना, हेल्थ केयर सर्विस एग्जाम्प्ट होती हैं। सारी हेल्थ केयर सर्विस एग्जाम्प्ट नहीं होती। ध्यान करो, एग्जाम्पशन वाला चैप्टर दिमाग में आ गया होगा। सर यहाँ पर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हेल्थ की सर्विस तो एग्जाम्प्ट होती है ना भाई, पढ़ के आए थे, एग्जाम्पशन वाला चैप्टर पढ़ा था या स्किप कर दिया था? वहां पर हमने समझा था हेल्थ केयर सर्विस एग्जाम्प्ट होती है। लेकिन अगर आप कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कराते हो, हेयर ट्रीटमेंट कराते हो, प्लास्टिक सर्जरी कराते हो और चेहरा निखारने के लिए, वो क्यूर नहीं है। क्यूर मतलब ऐसा नहीं है कि उसके बिना आप जी नहीं सकते, या फिर मतलब समझ लो ना, क्यूर का मतलब क्या होता है? क्यूर का मतलब किसी ने एसिड अटैक हो गया तो उसको ठीक कराने के लिए सर्जरी है, वो अलाउ था। लेकिन नॉर्मली मैं अच्छा खासा हूं, मैं सोच रहा हूं मेरा ये वाला होठ थोड़ा छोटा सा है, इसको थोड़ा सा ऐसा बड़ा करवा लेता हूं, तो भाई वो वाली जो सर्जरी है उस पर जीएसटी लगेगा, उस पर जीएसटी लगेगा। भले ही सर्जरी जो आती है वो हेल्थ सर्विस के अंदर आती है, लेकिन उस पर जीएसटी लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन दूर हो गई। यहाँ पे कौन सी सर्विस की बात है? यहाँ पे उन सर्विस की बात की जा रही है, उन हेल्थ सर्विस की बात की जा रही है जिनके ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाएगा, राइट।
चलिए, तो रेस्टोरेंट, कैटरिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, हेल्थ ट्रीटमेंट, क्वेश्चन ये आता है इसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई आप क्या रखोगे। मान लीजिए मेरे को एक टाइम पे जिम का बहुत शौक था, और ये मैं आपको एग्जांपल बिल्कुल रियल दे रहा हूँ। आज से करीब जब से कोरोना का और लॉकडाउन वगैरह आया ना, इससे पहले कंटिन्यूसली 2 घंटे इवन 2.5 घंटे तक मैंने जिम करी है। अब थोड़ा सा नहीं हो पाता क्योंकि कोरोना के बाद से, जब से एक बार वो होता ना, आप रिदम में होते हो, जब क्लास चल रही है रिदम में 1 घंटा 1.5 घंटा बोलना है तो मैं बोल लूँगा, वही चीज़ होती है। जब आप रिदम में होते हो तो कोई भी काम आपका हो जाता है। अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, आप एक स्टूडेंट हो, सीख रहे हो इस वीडियो से, तो आपको सीखने में अच्छा लगेगा। लेकिन जब आप पढ़ाने लगोगे तब आप किसी और की वीडियो नहीं देख पाओगे 1 घंटा, ये भी फैक्ट है। नेवरदलेस, खैर वो बात है, तो वो भी दिन थे, बहुत मज़ा आता था यार। इंस्टाग्राम पे चेक करना, मैंने मेरी इंस्टाग्राम की पुरानी वाली फोटोज आप देखोगे ना, जिम करते हुए बहुत डालता था मैं। अब नहीं डालता, अब तो खैर करता भी टाइम नहीं मिलता, स्टार्ट करेंगे दोबारा से। नेवरदलेस इधर आ जाओ। तो भैया जिम का मुझे बहुत शौक था, तो हमारे सेमिनार्स वगैरह होते रहते हैं, डिफरेंट स्टेट में हमारे सेमिनार होते रहते रहे। तो हमारा एक महाराष्ट्र के अंदर सेमिनार हुआ, महाराष्ट्र के अंदर सेमिनार हुआ। मैं दिल्ली में, हमारा ऑफिस है दिल्ली में, हमारा सब कुछ है। सेमिनार अटेंड करने में महाराष्ट्र गया, तो महाराष्ट्र में सेमिनार के लिए वहाँ होटल वगैरह में रुका, तो वहाँ पर जिम वगैरह भी किया। तो जिम का वो एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, जिम का एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। तो भाई एक बार आप जिम करने जाओगे तो 200, 400, 500 होटल के ऊपर डिपेंड होता है, तो वो आपसे बिल के अंदर वो चार्ज कर लेते हैं। क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि वो जो 500 रुपीज़ उन्होंने मेरे से उस जिम के लिए चार्ज किए, मेरी लोकेशन क्या है, मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, दिल्ली में। मैंने जिम करी है मुंबई में, दिल्ली में मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है, मैं जिम कर रहा हूं मुंबई के अंदर। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बताइए। प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड, वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। चलिए एक और एग्जांपल के लिए समझाता हूँ। बॉलीवुड की मूवीज वगैरह बहुत सारी देखते होगे, उनकी जो शूटिंग्स होती है ना, वो क्या होती है, दूसरी जगह पर जाकर के शूटिंग होती है। शूटिंग जो होती है वो कहाँ पर होती है, दूसरी जगह पर जाकर करके होती हैं। तो ये जो होते हैं उनके साथ में उनके फिटनेस ट्रेनर भी जाते हैं, ब्यूटी ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। भाई अब कहीं भी शूटिंग हो, मान लो कहीं लेह लद्दाख में शूटिंग हो रही है, तो वो खुद तो लिपस्टिक पोतते नहीं है भाई, उनके साथ तो पूरी टीम जाती है ना, उनकी ब्यूटी की टीम है, फिटनेस की टीम है, ग्रूमिंग की टीम है, वो तो एक्टर लोग हैं भाई। तो कोई पहाड़ी साइड में जब शूटिंग होती है तो वहां पर मान लीजिए दिल्ली का आर्टिस्ट कहाँ का है, आर्टिस्ट जो वहाँ पर सर्विस, आर्टिस्ट दिल्ली का है, और जो पर्सन उसको हेयर ड्रेसिंग की सर्विस दे रहा है वो मुंबई का है। दिल्ली का आर्टिस्ट, दिल्ली की ही म्यूजिक कंपनी थी, समझ लो म्यूजिक की कोई वीडियो बन रही है, म्यूजिक कंपनी भी दिल्ली की है, आर्टिस्ट भी दिल्ली का है, और जो हेयर ड्रेसिंग कर रहा है वो मुंबई का कोई पर्सन है, ठीक है। और सर्विस एक्चुअल में दी कहाँ जा रही है, जम्मू एंड कश्मीर में, कश्मीर की वादियों में जाकर उसका हेयर ड्रेसिंग, हेयर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। क्वेश्चन ये आता है लोकेशन ऑफ सप्लायर बताओ, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होगी। लोकेशन ऑफ सप्लायर तो भाई मुंबई वाला पर्सन दे रहा है ना, हेयर ड्रेसर है वो मुंबई का, लोकेशन ऑफ सप्लायर तो मुंबई है। कोई दिक्कत, मुंबई मतलब महाराष्ट्र स्टेट है, तो महाराष्ट्र है लोकेशन ऑफ सप्लायर। लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी भाई, जिस आर्टिस्ट को, जिस म्यूजिक कंपनी को वो सर्विस दी जा रही है, वो म्यूजिक कंपनी तो दिल्ली की है, लेकिन जहां सर्विस दी जा रही है वो जगह कौन सी है, वो जम्मू कश्मीर, कश्मीर की वादियां हैं। तो लॉ मेकर ने बोला, तो वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड, यानी वो वादियां जो हैं, वो हमारी जो वादियां हैं जम्मू एंड कश्मीर की, JNK पूरा स्टेट है, तो वहां पर वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा हमारे इस वाले केस में। बोलिए एग्जांपल क्लियर हुआ आपको, यानी जहां पर वो सर्विस दी जा रही है। इसी तरीके से मैं जिम करने गया था, मैंने फिटनेस की सर्विस ली, तो फिटनेस की सर्विस मैंने कहां पर ली, मैंने महाराष्ट्र में ली ना फिटनेस की सर्विस, तो महाराष्ट्र मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो ये वाली सर्विस हमारी क्लियर हो गई, रेस्टोरेंट, केटरिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, राइट। जहां पर वो परफॉर्म की गई हैं सर्विसेज, वहां पर मान लिया जाता है कि वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। नेक्स्ट हमारा थर्ड आता है एग्जांपल, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। मैं GST की ट्रेनिंग देता हूँ, GST के सेमिनार्स भी लेता हूँ, ठीक है। तो सेमिनार लेने के लिए हमारा रजिस्टर ऑफिस दिल्ली में, हमारे NCR में काफ़ी सारे सेमिनार्स होते हैं। सो मैं मान लीजिए हरियाणा में गया, गुड़गांव में जाकर के मैंने एक सेमिनार, वहाँ पर सेमिनार दिया, सेमिनार प्रेजेंट किया, वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग दी कंपनी को। गुड़गांव में बहुत सारी कंपनीज है, तो एक कंपनी में गया, उस कंपनी के एम्प्लॉय को मैंने क्या करा, ट्रेनिंग दी।
उन कंपनीज के एम्प्लॉय को मैंने ट्रेनिंग दी किस चीज़ की, कैसे पूरा जीएसटी का स्ट्रक्चर क्या है, जीएसटी कैसे काम करता है, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, सेक्शन 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, आईजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी का सेक्शन नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं अभी हम, सेक्शन नंबर 12 के अंदर बताई हुई है ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस का अप्रेजल, वो हम पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई उनको जा करके। तो क्वेश्चन ये आता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर तो दिल्ली है क्योंकि हमारा ऑफिस दिल्ली में है, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई वहां पर क्या मानी जाएगी, इसको ध्यान से समझिए। अगर B2B सर्विस है, मतलब नोएडा में जाकर, या सॉरी गुड़गांव का मैंने आपको एग्जांपल दिया, गुड़गांव कहां पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा, दिल्ली का मैं पर्सन हूं, हरियाणा में जाकर के मैंने सेमिनार मैंने दिया लोगों को। तो अगर B2B सप्लाई है, किसी रजिस्टर्ड कंपनी को मैंने सर्विस दी, किसी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, वो B2B सप्लाई है, तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, उस रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन मान ली जाएगी। तो मान लीजिए मैंने किसी टाटा कंपनी में जाकर के दिया, टाटा कंपनी जो हरियाणा में, हरियाणा में जो टाटा कंपनी है, तो टाटा कंपनी की जो वहां की लोकेशन है वो मान ली जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ मैंने B2C दिया, मान लो मैंने किसी कंपनी के साथ नहीं किया, मैंने कहा जिसको मेरा सेमिनार अटेंड करना है आ जाओ, सेमिनार अटेंड कर लो, सेमिनार मैंने ऑनलाइन वेबिनार रख दिया, ठीक है, ऑनलाइन मतलब फेस टू फेस वेबिनार, ऑनलाइन नहीं, फेस टू फेस वेबिनार रखा, मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड पर्सन हूं, लेकिन उस पूरे वेबिनार का जो वेन्यू वो हरियाणा में है। अब मैं जो सर्विस दे रहा हूं वो B2C की दे रहा हूं, यानी मेरे जो लर्नर्स हैं, जो मेरे से सीख रहे हैं, वो किसी कंपनी के थ्रू नहीं आए, वो इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं, तो उसको बोलते हैं B2C। तो उस केस में क्या होगा, लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, तो सर्विस कहां एक्चुअली परफॉर्म की हुई है, हरियाणा में परफॉर्म हुई है सर्विसेज, तो वहां पर मान लिया जाएगा कि वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो B2B केस में होता है लोकेशन जहां पर रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड है, और B2C होता है जहां पर वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, जहां पर वो सर्विसेज एक्चुअल में परफॉर्म की गई हैं, ठीक है जी। ये हमारा थर्ड पॉइंट था जब ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात आती है। फोर्थ हमारा पॉइंट है एडमिशन टू एन इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क, एडमिशन टू एन इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क। अब एक चीज का आंसर दीजिए, हमारा जो है ऑफिस है दिल्ली, तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, ऑफिस आउटिंग की तरफ चलते हैं, ऑफिस आउटिंग करते हैं। भाई बहुत काम कर लिया, बहुत मेहनती स्टाफ है हमारा, हमारी टीम बहुत मेहनती है, आपको पार्टी दूंगा मैं, पार्टी। और पार्टी कहाँ दूंगा, पार्टी आपको देंगे भाई कहां पर जाकर के, एक अम्यूजमेंट पार्क है, लेकिन वो दूसरे स्टेट में है। दिल्ली में हमारा ऑफिस है, हरियाणा के अंदर एक अम्यूजमेंट पार्क है, बहुत अच्छा अम्यूजमेंट पार्क है, वहां पे आपके पार्टी दूंगा। या फिर हरियाणा छोड़ो, नोएडा की एग्जांपल ले लो, वाव ले लो, वाव सुना है, वाव बहुत अच्छा अम्यूजमेंट पार्क है, ये द ग्रेट इंडिया प्लेस करके एक मॉल है, उसके जस्ट पीछे पड़ता है वर्ड्स ऑफ वंडर, ऐसे ही कुछ, आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो वो एक अम्यूजमेंट पार्क है। तो मैंने अपनी टीम को बोला भैया आप बहुत मेहनती हो, बहुत अच्छा काम करते हो, मैं आपको क्या करता हूं, आपको ट्रीट देता हूं, अम्यूजमेंट पार्क आप सबको लेकर के चलूंगा, मैं अम्यूजमेंट पार्क आपको लेकर के चलूंगा। लेकिन वो अम्यूजमेंट पार्क कहां पर है, नोएडा में है, तो वो मुझे सर्विस दी जा रही है। तो वो प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड और वेयर द पार्क और द अदर प्लेस इज लोकेटेड, तो जहां पर वो पार्क लोकेटेड है वो होती है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, जहां पर वो लोकेटेड है, यानी नोएडा। तो नोएडा कहां पड़ता है, यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई उत्तर प्रदेश वहां पर मानी जाएगी, ठीक है जी। एग्जाम्पल क्लियर हो गया आपको, प्लेस ऑफ सप्लाई उत्तर प्रदेश की मानी जाएगी। अब जो सर्विस कौन दे रहा है, सर्विस तो यहां पर भाई वो देगा ना जो एडमिशन टू एन इवेंट, जो वाव है, वर्ल्ड्स ऑफ वंडर है, वो मुझे सर्विस देगा। तो मैं दिल्ली का पर्सन हूं, तुम्हारा अम्यूजमेंट पार्क नोएडा में है, 2 स्टेट हो गए, तो भाई यहां पर आईजीएसटी चार्ज करो। फिर वो मुझे बोलेगा नहीं सर, आप तो सीए हैं, आपको तो पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आप टैक्स कंसल्टेंसी देते हो, आपको यही नहीं पता प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल्स क्या बोलते हैं कि भाई अम्यूजमेंट पार्क की सर्विस आप ले रहे हो, तो जहां पे अम्यूजमेंट पार्क लोकेट होता है उसी को बोला जाता है कि वही है आपकी क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर भी नोएडा में है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी नोएडा में है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया जाएगा, ना कि आईजीएसटी। बोलिए पॉइंट क्लियर हुआ आपको जी सर। एडमिशन टू एन इवेंट अम्यूजमेंट पार्क, सॉरी, तो यहां पर एक्चुअली हेल्ड, या जहां पर पार्क और द अदर प्लेसेस लोकेटेड, वो हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। फिफ्थ पॉइंट को ध्यान से समझिए। फिफ्थ पॉइंट में बोला हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट इंक्लूडिंग एंसिलरी सर्विस एंड assigning of sponsorship to such event, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस,
इवेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्विसेज दी जाती हैं उसको क्या मानेंगे। मान लीजिए दिल्ली की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी, अभी कुछ टाइम पहले जस्टिन बीबर का एक इवेंट हुआ था मुंबई के अंदर। जस्टिन बीबर ने, मान लीजिए उसके जो मैनेजर, उन्होंने दिल्ली की उस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से कांटेक्ट किया। दिल्ली की कंपनी ने जो इवेंट करवाया वो इवेंट हमारा कहां हुआ, मुंबई के अंदर वो इवेंट हुआ, महाराष्ट्र मुंबई के अंदर वो इवेंट हुआ। क्वेश्चन ये आता है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी। अगर वो B2B है, अगर वो B2B है, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को वो कंपनी दी, मतलब वो सर्विस दी हुई है, तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, उस रजिस्टर्ड पर्सन की जो लोकेशन होगी वो मान लिया जाएगा, ठीक है। और B2C है अगर, लोकेशन वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। तो हमारे केस में जस्टिन बीबर है, अब जस्टिन बीबर इंडिया में रजिस्टर होगा क्या, मुझे आप बताओ। जस्टिन बीबर के पास इंडिया का GST नंबर होगा, इंडिया का पैन नंबर होगा जस्टिन बीबर के पास? आंसर इज नो। ये कोई पूछने वाली बात थोड़ी है। जस्टिन बीबर के पास इंडिया का पैन कार्ड और आधार कार्ड GST नंबर थोड़ी होगा। तो भाई वहां पर जो सप्लाई होगी वो कौन सी होगी बताओ, B2C सप्लाई होगी, ठीक है। B2C सप्लाई में लोकेशन वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, तो इवेंट हमारा कहां पर हेल्ड हुआ है, इवेंट हमारा हेल्ड हुआ है बताओ कहां पे, मुंबई में, यानी महाराष्ट्र के अंदर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, महाराष्ट्र होगी, वही लिखा है। और इफ द इवेंट, यहां पर अब ये इंपॉर्टेंट है, इफ द इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया, इफ द इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया, मान लीजिए दिल्ली की वो इवेंट कंपनी थी, लेकिन वो जो ऑर्गेनाइज करवाया ना पूरा शो, वो इंडिया में नहीं हो, वो श्रीलंका में इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था, इंडिया से बाहर इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था। अगर इंडिया से बाहर है तो वहां पर लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट, और रिसिपेंट की लोकेशन क्या है, कहाँ का है भाई। अब जस्टिन बीबर इंडिया से तो बाहर का है, USA का है कि UK का, मेरे को नहीं पता। देखो इंडिया से बाहर का है वो जस्टिन बीबर, जहाँ का भी है, तो रिसिपेंट तो वही है ना। जस्टिन, सर्विस कौन ले रहा है, इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस कौन ले रहा है भाई, वो जस्टिन बीबर ले रहा है ना, वो अपना इवेंट करवा रहा है। रिसिपेंट जो है, रिसिपेंट जो है, जहाँ का रिसिपेंट है वो लोकेशन जो है यहाँ पर मान ली जाएगी। तो अगर वो बाहर का है तो वैसे भी वहां पर कुछ भी, क्योंकि इंडिया से बाहर हो गया तो वो एक्सपोर्ट हो जाता है, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया से बाहर है और लोकेशन ऑफ सप्लाई इंडिया में, तो उसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बोल दिया जाता है। भले ही वो कहां पर हुआ है, इंडिया में हुआ है, सॉरी इंडिया में नहीं हुआ, इंडिया में होता तो जहां पर हुआ है वो माना जाता। देखो अगर वो इंडिया में हुआ है, लोकेशन वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, लेकिन अगर इवेंट आउटसाइड इंडिया है तो रिसिपेंट की लोकेशन जो होती है वो मान ली जाती है यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए इंडिया का कोई सिंगर ले लीजिए आप, इंडिया का कौन सा सिंगर लोगे आप, इंडिया का सिंगर बताओ कोई अच्छा सा। इंडिया का सिंगर ले लेते हैं, हमारे यो हनी सिंह तो खैर आजकल चल नहीं रहे, बादशाह की बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए बादशाह है, और बादशाह की अगर मैं बात करूं तो बादशाह तो देखो इंडिया का ही पर्सन है, तो वो तो रजिस्टर्ड भी होगा इंडिया के अंदर, तो वहां तो B2B सप्लाई आ जाएगी। और जो रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे है बादशाह का, अब दिल्ली में या पंजाब के अंदर ही कहीं होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, तो वो हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। लेकिन चलो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि बादशाह GST के अंदर रजिस्टर नहीं है, ठीक है, बादशाह GST के अंदर रजिस्टर नहीं है। बादशाह एक इवेंट करवाना चाहता है UK के अंदर, एग्जांपल ध्यान से समझना, बादशाह B2C है, बादशाह को जो सप्लाई दी जा रही है वो ये वाली है, B2C वाली, मान लो, ठीक है। और जो सप्लाई उसको दी जा रही है, बादशाह बोल रहा है UK में एक शो करेंगे, UK में, लंदन के अंदर नहीं, वो UK में पंजाबी लोग ज्यादा कहां पे रहते हैं यार, एम्स्टर्डम, मेरे दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा यार, एक जगह है टोरंटो में एक शो करते हैं, अब पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस भी कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, वहां पर एक शो करते हैं, बोलता है हमारा बादशाह भाई, बोलता है वहां पे जाकर के एक मस्त सा शो करेंगे, ठीक है। शो करेंगे, उसने दिल्ली के किसी इवेंट ऑर्गेनाइजर को बोला कि भाई एक काम करो, हमारा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाओ वहां पर। तो दिल्ली के उस ऑर्गेनाइजर ने बोला बिल्कुल करवाएंगे। बादशाह एक B2C पर्सन है, बादशाह अनरजिस्टर्ड पर्सन है। यहां पर अगर इवेंट कहां पर हो रहा है, इवेंट हमारा हो रहा है टोरंटो पड़ता है, मेरे ख्याल से कनाडा में पड़ता है टोरंटो ना, कनाडा के अंदर जो है वो सर्विस दी जा रही है। इफ द इवेंट हेल्ड आउटसाइड इंडिया, लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट, यानी रिसिपेंट की लोकेशन क्या है, रिसिपेंट हमारा बादशाह भाई कहाँ का है, पंजाब का या दिल्ली का, कहीं का भी हो, इंडिया के अंदर ही है, तो इंडिया के अंदर जो है उस तरीके से उसको ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। हाँ, अब इसको जरा ध्यान से देखिए, इफ द इवेंट इज हेल्ड इन मोर देन वन स्टेट, ये भी बहुत कॉमनली होता है। अब
हो सकता है ना मल्टीपल स्टेट्स में हो। अब जैसे जस्टिन बीबर वाला एग्जांपल ले लो, जस्टिन बीबर वाला जो केस है, जरूरी थोड़ी वो अब इंडिया में आएंगे तो वो महाराष्ट्र मुंबई में भी करेंगे, दिल्ली में भी करेंगे, चेन्नई में भी करेंगे, और भी जो कर्नाटका जो मेजर सिटीज़ है हर जगह पर शो होते हैं, तो बहुत कॉमन प्रैक्टिस होती है। तो अगर इवेंट जो है इज हेल्ड मोर देन वन स्टेट, एक स्टेट से ज़्यादा में हुआ है, इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड रिसिपेंट है, रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर उस रजिस्टर्ड एड्रेस जो है वो हो जाएगा, लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड रिसिपेंट है, सो ईच सच स्टेट इन प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड इन ईच स्टेट, जिस स्टेट के अंदर जितनी जितनी सर्विस दी है। अब ये कैसे डिटरमिन होगा, ये डिपेंड करता है ना भाई। मान लीजिए आपने जो मुंबई में शो कराया वहाँ पे आपका 10 लाख का खर्चा आया, जो आपने दिल्ली में शो कराया वहाँ पे आपका 5 लाख का खर्चा आया, तो आपने कितना चार्ज किया आगे से, अपना प्रॉफिट जोड़ के आपने आगे से 30 लाख रुपए चार्ज कर लिए। 30 लाख को आप डिवाइड कर दो किस में, जो आपके खर्चे का रेशियो है, 10 लाख का जो भी आपका खर्चे का रेशियो उसमें डिवाइड कर दो, और उस हिसाब से मुंबई का जो है, मुंबई के केस में मुंबई वाला प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, दिल्ली के केस में दिल्ली वाला प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। सर फर्क क्या पड़ेगा, अगर जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है वो दिल्ली का है और प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली आता है, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली आता है, तो वहां पर क्या चार्ज किया जाएगा, CGST और SGST, बोलिए, ठीक है। और अगर प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र पड़ रहा है और जो हमारा लोकेशन ऑफ सप्लाई है वो दिल्ली है, तो वहां पर IGST चार्ज किया जाएगा, राइट। कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल एग्जांपल था, ये भी समझ में आ गया। वैसे ये वाले जो सारे पॉइंट्स हैं ना, ये अलग से समझाए हुए हैं, बट एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पर इसके साथ में डाल दिया, अभी नीचे भी पढ़ेंगे इसको, देखो रेफर लिखा हुआ ना, रेफर पॉइंट नंबर 3 बिलो। 6th केस आ जाओ, 12 केस हमको पढ़ने हैं, टोटल 12 केस। नींद आ रही हो तो सोना मत, मुंह पे पानी मार करके आ जाओ, वीडियो पॉज कर दो। 6th केस है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग मेल और कोरियर। मेल और कुरियर के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, मैंने दिल्ली से कुरियर भेजा, दिल्ली से कुरियर भेजना था महाराष्ट्र। कुरियर पहली बात एक सर्विस होती है, कुरियर को ये मत समझना गुड्स होती है वो, भले ही उसके अंदर मैंने राखी भिजवाई हो तो राखी एक गुड्स है, लेकिन जो सर्विस है वो मैं कुरियर एक ट्रांसपोर्टेशन के तरीके से ले सकते हैं ना, तो वो तो एक ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ही होती है। तो वो जो कुरियर और मेल की बात की जा रही है, वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली से मान लीजिए मैंने कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में राखी भिजवाई है, मतलब राखी तो सिस्टर भिजवाती है ना आई गेस, तो एग्जांपल उल्टा करो, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में मेरे पास दिल्ली के अंदर राखी आई हैं, ठीक है, तो वहाँ से जो भिजवाई हैं वो दिल्ली के अंदर राखी आई हैं। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर जो कुरियर वाला है, कुरियर वाली कंपनी मान लीजिए यूपी में रजिस्टर्ड है, लोकेशन ऑफ सप्लाई यूपी होगी, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो वो ध्यान से समझिए। अब अगर B2B है, लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर पर्सन, B2B का मतलब क्या, कि मतलब मेरी सिस्टर ने जो कुरियर किया वो मेरी सिस्टर ने अपनी फॉर्म से, देखो फॉर्म से राखियां तो नहीं भेजी जाती लेकिन फिर भी मान लो अगर रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने वहां से राखी भेजी है, वो यूपी में रजिस्टर्ड पर्सन है, तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, तो उसकी लोकेशन मान ली जाएगी। B2C, ये एग्जाम्पल हमारे में थोड़ा फिट बैठेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा कि मेरी जो सिस्टर है जो यूपी में है वो B2C है, मतलब वो कस्टमर है, ठीक है, तो वो कस्टमर है, तो उस केस में क्या होगा, लोकेशन एट विच, अच्छा B2B और B2C में कंफ्यूज तो नहीं हो। B2B का मतलब होता है जब एक रजिस्टर्ड पर्सन किसी दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को, GST के अंदर बात कर रहा हूं, जब एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देता है या गुड्स देता है तो उसको B2B सप्लाई बोला जाता है। और B2C का मतलब क्या, जब एक रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन को, रिटेल शॉप्स होती है ना, तो रिटेल शॉप में आप क्या करते हो, रिटेल शॉप में ज्यादातर मोस्टली क्या होता है, B2C वाली सेल्स होती है, यानी डायरेक्ट कस्टमर को वो चीज बेची जाती है। सो B2C वाली अगर वो सर्विस है, यानी मेरी सिस्टर, ऑब्वियसली मेरी सिस्टर के पास कोई GST थोड़ी होगा यार, उसने राखी भेजी है, कोई मेरे को डॉक्यूमेंट थोड़ी भेजा बिजनेस का। लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन, जहां पर वो गुड्स जो है वो हैंड ओवर की हुई हैं, तो यूपी में मेरी सिस्टर रहती है तो उसने यूपी में ही हैंड ओवर किया होगा। यूपी में जो लोकल ऑफिसेज होते हैं ना, DTDC या जो भी कोरियर सर्विसेज है, वहां पर उसने यूपी में ही उसने हैंड ओवर किया होगा, तो यूपी में हैंड ओवर किया है तो यूपी जो है वो हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, और वहां पर यूपी लोकेशन ऑफ सर्विस, लोकेशन ऑफ सप्लायर भी यूपी है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी यूपी आएगा, तो वहां पर CGST SGST चार्ज किया जाएगा। बोली क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इफ द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया मान लीजिए मैं कहां पर रहता हूं, मैं रहता हूं इंडिया से बाहर कहीं, नेपाल भूटान ही मान लीजिए मैं नेपाल में रहता हूं, और नेपाल में, बिहार से नेपाल में राखी भेजी है, जो सिस्टर है वो बिहार में रहती है, और ये तो एक्चुअल होता है, बिहार और नेपाल बहुत मतलब चलते हैं, वहां पे शादी वगैरह भी हो जाती हैं। सो जो सिस्टर है वो बिहार में है, और जो हस्बैंड, जो उसका ब्रदर है, सॉरी हस्बैंड नहीं, जो ब्रदर है उसका, ब्रदर को राखी बांधी जाती है, हस्बैंड को राखी नहीं बांधी जाती है, तो उसका जो ब्रदर है वो कहाँ पर रहता है, वो नेपाल में रहता है। सो बिहार से नेपाल आउटसाइड इंडिया है, राइट।
बिहार से नेपाल क्या भेजी गई हैं? राखी भेजी गई हैं, राखी भेजी गई है। तो इफ गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड इंडिया, वहां पर क्या माना जाएगा? लोकेशन ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स। तो डेस्टिनेशन क्या है उसकी? नेपाल उसकी डेस्टिनेशन है, नेपाल डेस्टिनेशन है, तो इंडिया से बाहर उसको क्या मान लिया जाएगा? एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा। और एक्सपोर्ट के केस में क्या होता है? जीरो रेटेड सप्लाई वो मानी जाएगी। क्लियर है बात? ठीक है जी। 7th आ जाओ, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, आप दिल्ली से बैठते हैं एक बस के अंदर, दिल्ली से बैठते हैं एक बस के अंदर, वो दिल्ली कहां जा रही है? राजस्थान बस जा रही है, राजस्थान। दिल्ली बस डिपो से, कश्मीरी गेट का जो बस डिपो है वहां से आप बैठते हैं राजस्थान के लिए, और राजस्थान में जाकर के बस आपको उतार देती है। अब टिकट कंडक्टर आता है, बोलता है जी टिकट कटवाओ टिकट। अब टिकट जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, जो बस का ऑफिस है, जो मतलब बस का ऑफिस है, वो दिल्ली के अंदर है, ठीक है। लेकिन उसने टिकट जब काटी है तब आप पहुंच चुके हो कहीं राजस्थान जाते हुए टाइम। क्या मिलता है बीच में? अब मुझे नहीं पता, मान लो कोई उत्तर प्रदेश मिलता है तो वो क्या काटेगा वहां पर? या मान लीजिए राजस्थान में जाकर के आपकी टिकट काटी, तो वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? कॉम्प्लेक्सिटी आ गई ना भाई, कि वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वो हमको यहां पर समझाया हुआ है। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में इन्होंने बोला है कि अगर B2B सप्लाई कैसे हो सकता है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन? देखिए, काफी सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो कैब्स करवाती हैं, कैब्स करवाती है ना कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, कैब करवाती हैं। तो वो कैब एम्प्लॉय को उनके घर से ऑफिस तक लेकर के आती हैं। अब काफ़ी सिचुएशन में ऐसा होता है कि एम्प्लॉय का घर दूसरे स्टेट में है और ऑफिस दूसरे स्टेट में है, तो वो जो कैब की सर्विस दी जा रही है वो तीसरे स्टेट में, तो वहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाएगा? तो B2B की सप्लाई भी वहाँ पर होती है। तो उस केस में बोला हुआ है लॉ मेकर ने, लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। B2B सप्लाई अगर है तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने सर्विस ली, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पर है वो यहां पर ले लिया जाएगा। और अगर B2C हमारा जो हमने एग्जांपल लिया, मान लीजिए हम दिल्ली से बैठे और राजस्थान जा रहे हैं हम, तो प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क ऑन द कन्वेंस। एम्बार्क का मतलब पता है क्या होता है? एम्बार्क का मतलब जहां से आप ऑन बोर्ड हुए, जहां से आप, एम्बार्क का मतलब हाँ, फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी, तो उसको बोला जाता है कि वो क्या है? एक एग्जांपल आपको और देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड ही आपका हमारा एग्जांपल है। एक फ्लाइट चली दिल्ली से फ्लाइट चली, दिल्ली से फ्लाइट गई कहाँ पर? दिल्ली से फ्लाइट गई मान लीजिए राजस्थान, हम ले रहे थे राजस्थान में वो उतरती है, होता है ना जैसे स्टॉपेज होते हैं कहीं, तो वो पहले दिल्ली से राजस्थान गई, राजस्थान में उतरी, वो राजस्थान से उसने और पैसेंजर्स को पिक किया। मैं एरोप्लेन की बात कर रहा हूँ, एरोप्लेन में भी ऐसा होता है। और राजस्थान से फिर वो गोवा गई, और एक्चुअल जो मेरा प्लेस था वो गोवा मुझे जाना था। सो यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि अब मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन जो वो एयरप्लेन है वो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, तो क्वेश्चन ये आता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पर क्या होगी? लोकेशन ऑफ सप्लाई दिल्ली है, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? दिल्ली, राजस्थान या गोवा। जहां पर वो पैसेंजर चढ़ा वो, या जहां पर वो पैसेंजर उतरा वो। जब हम बात कर रहे थे गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन की, जब हमने गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन की बात की थी, तब हमने क्या समझा था? गुड्स जहां पर ऑन बोर्ड हुई हैं, वहां पर भी हमने ये समझा था जहां पर गुड्स क्या होती हैं? ऑन बोर्ड होती हैं, तो उसको बोला जाता है। और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में जहां पे पैसेंजर ऑन बोर्ड होता है, पैसेंजर जहां पर ऑन बोर्ड होता है उसको बोलते हैं एम्बार्क। जहां पर पैसेंजर चढ़ रहा है उसको बोला जाता है। तो दिल्ली में उसने चढ़ाई, दिल्ली से चढ़ा है पैसेंजर, तो वो दिल्ली टू दिल्ली क्या हो जाएगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई। लेकिन अगर राजस्थान से एक पैसेंजर चढ़ा है तो उस केस में वो इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ये एग्जांपल था B2C वाले केस में, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन वाले केस में। बोलिए जी, एग्जांपल क्लियर हो गया। नेक्स्ट 8 पॉइंट। आज मेरी आवाज थोड़ी सी आपको डाउन लग रही होगी, थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन है इस वजह से। नेवरदलेस, तबीयत कितनी भी डाउन हो, पढ़ाई जारी रहनी चाहिए है ना। एग्जाम में ये थोड़ी बोलोगे सर्विस कि मेरी तबीयत डाउन है, एग्जाम तो देना पड़ेगा ना, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। सर्विसेज ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, जो कन्वेंस के ऊपर जो सर्विस दी जाती है, सर ये सर्विस कौन सी होती है? ये सर्विस कौन सी होती है? जैसे कि आपको सर्विस दी जाती है, आप किसी ट्रेन में जा रहे हैं, या वैसे उसमें जाएंगे ना, जब आप प्लेन वगैरह में जाएंगे, तो प्लेन में आपको क्या होता है, अगर आप बिजनेस क्लास वगैरह में जाते हैं तो आपको वो मिलती है, क्या बोलते हैं उसको, टेलीविज़न वगैरह छोटी वाली जो होती है, उसमें आप ऑन डिमांड टीवी सीरियल होते हैं, मार्वल के शोज देख सकते हो, एवेंजर्स देख सकते हो, लेकिन वो फ्री नहीं होते, आपको वो पे करना पड़ता है। तो मान लीजिए 400-500 रुपये की वो मूवी है, आपने वो पे करा, आप पे कीजिए और पे करने के बाद आपको वो मूवी
उसमें आ जाती है, फिर आप उसको देख सकते हैं। तो इस तरीके की सर्विस जो है वो दी जाती है प्लेन के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि वो जो सर्विस बोर्ड ऑन बोर्ड और कन्वेंस के अंदर दी जा रही है, कन्वेंस का मतलब, कन्वेंस यहाँ पर हमारा क्या है, कन्वेंस है हमारा जो एरोप्लेन है वो, और एरोप्लेन के अंदर वो ऑन डिमांड मूवी की सर्विसेज दी जा रही हैं, ठीक है। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई आप एक बात बताओ, दिल्ली से फ्लाइट चली, दिल्ली से गई राजस्थान, राजस्थान से गई मुंबई, मुंबई से गई वेस्ट बंगाल, 4 जगह, और उतरी है, फिर मतलब यहाँ उतरी फिर गई, यहाँ उतरी फिर गई, ठीक है। इस तरीके से वो 4 जगह स्टॉपेज लेकर के फ्लाइट गई। सर ये ट्रेन बना दिया आपने, तो एरोप्लेन का आपने ट्रेन बना दिया, हर स्टेशन पर रुक रही है। नहीं होता है ऐसा, ऐसा होता है, ऐसी कोई वो बड़ी बात नहीं है। तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई जब मैं ऊपर हवा में था ना, जब मैं हवा में था, कहाँ पर, मैं जब एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे था ना, बॉर्डर पे, बिल्कुल बॉर्डर पे, ऊपर हवा में, वहां पर जाकर मैंने ऑर्डर करी थी। वहां पर जाकर मैंने कौन सी मूवी ऑर्डर करी थी, इन्फिनिटी वॉर्स मैंने ऑर्डर करी थी। एवेंजर्स की मूवी है इन्फिनिटी वॉर, उसको मैंने बॉर्डर पे, बिल्कुल मैंने देखा, जब हम बॉर्डर पे आगे, ऊपर से दिखता है ना, अच्छा व्यू दिखता है, विंडो साइड सीट थी मेरी, मैंने देखा बॉर्डर आ गया भाई, एक घर मेरा मध्य प्रदेश में है, दूसरा घर मेरा महाराष्ट्र में, बिल्कुल बॉर्डर पे जाकर के मैंने मूवी को क्या करा, मूवी की सर्विस को मैंने ऑर्डर कर दिया। क्वेश्चन आता है उस सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकाला जाएगा। बॉर्डर पे जाकर के, मतलब इतने तेज हो रहे हो, बिल्कुल दोनों स्टेट के बॉर्डर में जाकर के आपने क्या करा, एक मूवी की सर्विस ली। अब मूवी की सर्विस ली है तो 400 रुपये की मूवी है, उस पर जीएसटी लगाया जाएगा। क्वेश्चन ये आता है जीएसटी लगेगा तो कौन सी सप्लाई है, इंटरस्टेट है, इंटरस्टेट सप्लाई है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से समझो। लोकेशन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर द जर्नी। इसका मतलब क्या हुआ सर, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट का मतलब क्या हुआ, वो फ्लाइट कहां से चली थी, दिल्ली से वो फ्लाइट चली, दिल्ली से चली, दिल्ली से वो राजस्थान गई, राजस्थान से मुंबई गई, मुंबई से वेस्ट बंगाल गई। मैंने जो सर्विस ली है बीच में, ये जब मुंबई में, महाराष्ट्र में यहाँ एंटर हो रही थी, तो यहाँ कहीं सर्विस ली थी मैंने, यहाँ कहीं इस पॉइंट पे मैंने सर्विस ली थी। जो बॉर्डर था ये महाराष्ट्र का और मध्य प्रदेश का बॉर्डर था, यहाँ पे मैंने सर्विस ली थी। तो लॉ मेकर ने बोला भाई इतनी कॉम्प्लेक्स हम बनाएंगे ही नहीं, जो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट है उस प्लेन का, उस कन्वेंस का, उस प्लेन का फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट क्या है, दिल्ली है, उसको मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत ही नहीं है। फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट जो है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, दिल्ली आपका प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पर मान लिया जाएगा। बोलिए जी, क्लियर हो गया पॉइंट? जी सर, पॉइंट क्लियर हो गया। ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है सर्विसेज जो हमने उस कन्वेंस के अंदर, जो एयरप्लेन हो गया, इसी तरीके से ट्रेन को भी हम ले सकते हैं और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। सर ट्रेन का एग्जांपल तो आपने पहले भी दिया था, अरे बाबा वो गुड्स थी, गुड्स, वहां पर गुड्स की बात हो रही थी, यहाँ पर सर्विसेज की बात हो रही है ना। गुड्स तो भूल जाओ, सेक्शन 10-11 में गुड्स भूल जाओ, अब गुड्स को टाटा कर दो। सेक्शन 12 में सारी सर्विसेज पढ़ रहे हैं हम। ये सेक्शन नंबर 9 और पॉइंट नंबर 9 आ जाओ, बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल एंसिलरी सर्विस इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग की जो सर्विस होती है, लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सर्विस इन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर, इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर। बैंकिंग की आपने कोई ऐसी सर्विस ली है, बैंकिंग की ऐसी सर्विस ली है जिस पे जीएसटी लगता है। देखो बैंकिंग की काफ़ी सर्विस पे जीएसटी नहीं लगता, जैसे लोन्स वगैरह इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं लगता, उसको नहीं। उसके अलावा काफ़ी ऐसी सर्विसेज भी होती हैं जहाँ पर इंटरेस्ट लगाया जाता है, तो वहाँ यहाँ उनकी बात की जा रही है। सो बैंकिंग या अदर फाइनेंशियल सर्विसेज जो होती हैं इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकेज की सर्विस, लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ द सर्विस इन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर। यानी अब मान लीजिए मैंने पैसे जमा कराए कहाँ पर, दिल्ली में मेरा बैंक है, मेरा बैंक अकाउंट दिल्ली में ही है, लेकिन मैं बाहर था, कहीं हरियाणा में था, हरियाणा में मेरे पास कैश आया कहीं से, 2 नंबर का नहीं, 1 नंबर का ही कैश था, 2 नंबर का काम हम नहीं करते हैं। 1 नंबर का बिल्कुल कैश था, बिल्कुल जेन्युइन कैश था, वो जाकर के मैंने अपनी हरियाणा की सेम ब्रांच में, आप करा सकते हो जमा, जो मतलब बैंक सेम होना चाहिए, दूसरी ब्रांच में भी आप डिपॉजिट करा सकते हो। आई गेस 50,000 की लिमिट होती है मेरे ख्याल से, तो 50,000 तक आप जो है किसी भी ब्रांच में डिपॉजिट करा सकते हो। मेरे ख्याल से डिपॉजिट तो आप ज़्यादा भी करा सकते हो, विड्रॉल कम करा सकते हो। नेवरदलेस वो पॉइंट नहीं है आज का। मैंने हरियाणा की एक ब्रांच में जाकर के डिपॉजिट करा दिए पैसा, और जो डिपॉजिट कराए ना, तो कैश डिपॉजिट जब आप कराते हो, जब भी आप कैश डिपॉजिट कराते हो बैंक में, तो अगर एक लिमिट से ज़्यादा कराते हो, 25,000 या 50,000 से ज़्यादा कराते हो जमा, तो बैंक आपसे एक चार्ज लेता है, कैश डिपॉजिट चार्ज जिसको बोलते हैं, 40 रुपये 50 रुपये, और उसके ऊपर वो जीएसटी भी लगता है, वहाँ पर जीएसटी माफ़ नहीं होता, तो उस सर्विस के ऊपर जीएसटी भी लगाया जाता है। चलो वो बात तो खैर ठीक है। क्वेश्चन मुझे ये समझाना है कि मैंने जो हरियाणा में जाकर के कैश डिपॉजिट कराया, हरियाणा में जाकर के कैश डिपॉजिट कराया, हरियाणा की ब्रांच में डिपॉजिट कराया, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? तो यहां पर बोला है लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ द सर्विस, लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ द सर्विस।
तो क्या बैंक के पास मेरी सारी डिटेल होती है? मैं बैंक में जाकर के पैसा जमा कराऊंगा, बैंक के पास मेरी डिटेल नहीं होगी? बैंक में ऐसी हवा हवाई में अकाउंट खुल जाता है क्या? मेरे अकाउंट में पैसा जमा हुआ एक जगह से, तो भाई मेरे पूरे रिकॉर्ड्स होते हैं ना बैंक के पास, पूरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, सारी केवाईसी, सारे कार्ड लगवा लेता है वो बैंक। यार बैंक के पास इतनी इन्फॉर्मेशन हमको नहीं होती जितनी बैंक को हमारी इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब क्या सारी चीज़ें दे दो भाई, तब भी जाके उनकी इतनी आनाकानी रहती है। तो बैंक के पास सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। तो रिसिपेंट की जो लोकेशन ऑफ जो रिसिपेंट है, यानी मेरी लोकेशन, मैंने सर्विस तो ली है वहाँ पर, कहाँ पर? हरियाणा में, लेकिन मेरी जो एड्रेस की डिटेल है वो दिल्ली की है। तो इसीलिए यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? इस वाले केस में दिल्ली बनेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली बनेगा। सेकेंड है लोकेशन ऑफ द सप्लायर, लोकेशन ऑफ द सर्विस इफ द लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सर्विस इज नॉट अवेलेबल। मान लीजिए मैं किसी ब्रांच में चला गया और मैंने एक डीडी बनवा लिया, डिमांड ड्राफ्ट। अब डिमांड ड्राफ्ट जब बनवाते हैं ना, तो वो आपसे आधार कार्ड नहीं मांगते, ना ही आपसे पैन कार्ड मांगते हैं, वो बस मांगते हैं आपसे रोकड़, कैश मांगते हैं आपसे, कैश दे दो और कुछ फीस होती है, बहुत नॉमिनल सी फीस होती है। डीडी बनवाया आपने कभी डिमांड ड्राफ्ट, तो आप किसी भी ब्रांच से बनवा सकते हो। पहली बात, जरूरी नहीं है कि जिसमें आपका अकाउंट है आप उसी में बनाओ, किसी भी बैंक से आप क्या करवा सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हो। भाई साहब वहाँ पर पैसे दो, थोड़ी सी फीस दो, जो फीस दोगे थोड़ी सी, उसके ऊपर जीएसटी थोड़ा सा चार्ज होता है, तो वहाँ पर जीएसटी भी चार्ज होता है। लेकिन वहाँ पे आप किसी बैंक से बनाओ तो आपसे आधार कार्ड, आपसे बैंक डिटेल नहीं मांगते हैं, तो वहाँ पर बैंक के पास लोकेशन आपकी नहीं होती है। रिसिपेंट ऑफ सर्विस आप है ना, आपकी लोकेशन बैंक के पास नहीं होती है, तो उस केस में क्या माना जाएगा? सप्लायर की लोकेशन जो है, जो उस बैंक की लोकेशन है, मान लिया जाएगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो इस वाले केस में अगर मैं डीडी बनवाता हूं और बैंक में से कोई डिटेल नहीं मांगता है, तो वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो हरियाणा आ जाएगी, क्योंकि मैंने हरियाणा के एक बैंक से बनवाया है वो डीडी। एग्जाम्पल क्लियर है आपको? जी सर, 9th एग्जाम्पल क्लियर है। 10th आ जाओ, इंश्योरेंस की सर्विस जो होती है। तो इंश्योरेंस की सर्विस जो है अगर B2B दी जा रही है, एक कंपनी ने इंश्योरेंस करवाया अपने एम्प्लॉयज़ का, तो इंश्योरेंस कंपनी ने जो उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सर्विस दी है वो B2B सर्विस आएगी। लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, तो वो कंपनी जिसने अपने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवाया है, जहां पर वो लोकेटेड है, वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। लेकिन B2C सर्विस है, वहां पर लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ द सर्विस इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर। अगर B2C सर्विस है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ द सर्विस इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर के पास। जो भाई देखो, जब आप इंश्योरेंस करवाते हो ना, तो इंश्योरेंस में भी डॉक्यूमेंटेशन मांगे जाते हैं। मांगे जाते हैं, नहीं मांगे जाते हैं? बिल्कुल मांगे जाते हैं। कोई भी इंश्योरेंस आप करवाओगे तो आपसे पूरी की पूरी जो डिटेल्स है, आपके डॉक्यूमेंटेशन है, वो पूरा किया जाता है। तो इंश्योरेंस के केस में इंश्योरेंस कंपनी के पास आपकी सारी डिटेल्स होती हैं अवेलेबल। सो लोकेशन ऑफ सर्विस, रिसिपेंट ऑफ सर्विस इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर। तो जो इंश्योरेंस कंपनी, सप्लायर कौन है? इंश्योरेंस कंपनी सर्विस दे रही है ना, तो उसका जो एड्रेस है वहां पर। चलिए गाइस, अपनी अगली सर्विस की तरफ चलते हैं, जो कि है एडवर्टीजमेंट की सर्विस, जो कि टू दी गवर्नमेंट को जो एडवर्टीजमेंट की सर्विस दी जा रही है, उसके लिए यहाँ पर बात की हुई है। ईच ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरी, गवर्नमेंट ही सबसे ज़्यादा लेती है एडवर्टीजमेंट की सर्विस। जितने भी होर्डिंग्स बोर्ड्स आप देखोगे ना, वो गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस के बहुत ज़्यादा होते हैं। वेयर द एडवर्टीजमेंट इज ब्रॉडकास्टेड, डिस्प्ले, रन, डिसमेंटल्ड। तो कहने का मतलब, जिस स्टेट में, जिस यूनियन टेरिटरी में जहां पर भी एडवर्टीजमेंट ब्रॉडकास्ट हुआ है, डिस्प्ले हुआ है, रन हुआ है, डिसमेंटल हुआ है, यानी जिस जगह पर वो एडवर्टीजमेंट हो रही है, उस जगह को प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो बोल दिया जाएगा। और प्रोपोर्शनेट वैल्यू और डिफरेंट स्टेट्स में, जैसे पूरे इंडिया में इलेक्शन होने हैं, तो सारे स्टेट्स में जो है वो होता है, जहाँ जहाँ पर इलेक्शन होने हैं, हर स्टेट में बोर्डिंग्स ये सब मिलते जाते हैं आपको। ऐड जो होती है वो पूरे इंडिया में चल रही होती है। तो उस केस में जिस स्टेट में जितनी ऐड चली, जिस प्रोपोर्शन में ऐड चली, उस हिसाब से जो है आप चार्ज किया जाता है। अच्छा गाइस, अब आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि दिल्ली मेट्रो में आपने बहुत कॉमनली देखा होगा, दिल्ली मेट्रो में हमारी जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, आपकी गवर्नमेंट, केजरीवाल जी की गवर्नमेंट, तो वो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट करती है। बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट करती है। मेट्रो के अंदर भी एडवर्टीजमेंट्स होते हैं और मेट्रो के बाहर भी आप देखेंगे कई मेट्रोज के पूरा बाहर ऐसे रंग बिरंगा ऐसी होली खेली जाती है, उसके साथ कलरफुल मेट्रो बना दी जाती है। एडवर्टीजमेंट इतने ऐड ही ऐड कर देते हैं। सो क्वेश्चन ये आता है, मेट्रो तो हमारी जो है अब काफ़ी सारी सिटीज़ में चलती है, दिल्ली में भी चलती है, और दिल्ली से वो डायरेक्टली अपना उत्तर प्रदेश नोएडा में भी जाती है, साथ के साथ यहाँ पर हमारे हरियाणा में भी जाती है। काफ़ी सारे स्टेट्स में वो एक ही मेट्रो जाती है। तो वो जो एडवर्टाइजमेंट की सर्विस दी जा रही हैं, हमारे को यहाँ पर बोला, तो कहाँ पर दी जा रही हैं? दिल्ली में दी जा रही है, या हमारे हरियाणा में दी जा रही है, या नोएडा में दी जा रही है?
एक मेट्रो 3 स्टेट में चल रही है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट की सर्विस जो उस पर दी जा रही है वो कौन से स्टेट में दी जा रही है, तो वहां पर प्रोपोर्शनेट करना पड़ता है हमको। प्रोपोर्शनेट आप कैसे करोगे? देखो सबसे सिंपल तरीका प्रोपोर्शनेट करने का, एक मेट्रो जो है कौन सी जगह पर आपने चलाई, वहां पर दिल्ली के स्टेट में कितने स्टेशन है उसके, फिर उसके उत्तर प्रदेश नोएडा के स्टेट में कितने स्टेशन है, फिर हरियाणा के स्टेट में कितने स्टेशन है, तो उस स्टेशन के बेसिस पर आप डिवाइड कर सकते हो। अगर मैंने 1,00,000 रुपया चार्ज करा और जिस प्रोपोर्शन में स्टेशन है तो उस स्टेशन के प्रोपोर्शनेट में मैं क्या कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ, और उस बेसिस पर जो है प्रोपोर्शनेट किया जा सकता है कि दिल्ली में कितनी सर्विस दी गई, उत्तर प्रदेश में कितनी सर्विस दी गई और हरियाणा में कितनी सर्विस दी गई है, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनेट वैल्यू वाला एग्जाम्पल था, इसको अभी हम नीचे पॉइंट्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस आपको मिलती है, तो सर्विस इन्वॉल्विंग फिक्स लाइन लीज एंड इंटरनेट लीज, सर्किट, डिश एंटीना एक्सेट्रा। तो भैया देखो जो वाईफाई हमारे लगा हुआ है, तो इंटरनेट लीज वाला जो सर्किट्स होते हैं वो, जो हमारी डिश लगी होती है हमारे घरों में, फिक्स लाइन लीज लगी होती है, ये वाली जो सर्विस होती हैं, तो इस केस में लोकेशन ऑफ सच फिक्स इक्विपमेंट, जहां पर वो इक्विप होते हैं, तो वो डिश एंटीना कहाँ लगा होता है, हमारे घर में, तो जहां पर आपका घर लोकेटेड है वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया। आपका इंटरनेट वाईफाई जो लगा होता है, वाईफाई राउटर वगैरह कहाँ लगा होता है, आपके घर में लगा होता है, तो जहां पर भी लगा हुआ है वो प्लेस जो है वो क्या बोल दिया जाता है, अगर फिक्स लाइन है तो फिक्स लाइन है, तो वो जहां पर वो लगा हुआ है, सच फिक्स इक्विपमेंट है, वो जगह बोली जाती है कि वो हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई है। नेक्स्ट है हमारा पोस्टपेड सिम। पोस्टपेड सिम, अब पोस्टपेड सिम और प्रीपेड सिम में डिफरेंस क्यों किया गया, क्योंकि पोस्टपेड सिम जब भी ली जाती है तो वहाँ पर आपको प्रॉपर आपसे कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन ली जाती है, आपकी सारी की सारी चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट के पास कि आपका एड्रेस कहाँ पर हुआ है, कहाँ से लोकेटेड हुआ, वो सारी गवर्नमेंट नहीं, सॉरी, जो कंपनीज होती हैं मोबाइल कंपनी, उनको पता होता है कि पोस्टपेड वाला जो हमारा यूज़र है वो कहाँ का पर्सन है, कहाँ पर वो रहता है। तो पोस्टपेड सिम और पोस्टपेड इंटरनेट सर्विस जो होती है, लोकेशन ऑफ बिलिंग एड्रेस, लोकेशन ऑफ बिलिंग एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट, इफ तो मतलब जो उसका एड्रेस है रिसिपेंट का वो, अगर लेकिन फिर भी मान लो 1% अगर लोकेशन ऑफ रिसिपेंट नहीं है, इफ द सेम इज नॉट अवेलेबल देन द लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है वही क्या मान लिया जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। प्रीपेड मोबाइल वाउचर में थोड़ी सी दिक्कत आती है। प्रीपेड मोबाइल वाउचर, इंटरनेट वाउचर, डीटीएच और सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि भाई प्रीपेड में मेरी डिटेल तो होती नहीं है, मैं आधार कार्ड तो देता हूँ लेकिन मंथली मेरे पास कोई बिल नहीं आता ना। पोस्टपेड में क्या होता है ना, हर महीने मेरे पास एक बिल आता है, उस बिल में प्रॉपर डिटेल होती है, सारी चीज़ें एक स्ट्रक्चर वे में होती हैं जब आपका पोस्टपेड कनेक्शन होता है। प्रीपेड कनेक्शन में मेरा मोबाइल रिचार्ज खत्म हो गया, मैंने 4 महीने बाद कराया, अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में कराया, 2 महीने बाद मैं किसी दूसरे स्टेट में होऊंगा, वहाँ कराऊंगा, 4 महीने बाद मैं किसी तीसरे स्टेट में होऊंगा, वहाँ पर मैं रिचार्ज कराऊंगा जा करके। तो यहाँ पर कैसे निकाला जाए कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, गवर्नमेंट ने उसके लिए स्ट्रक्चर यहां पर बताया हुआ है। थ्रू सेलिंग एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आपने रिचार्ज किसी सेलिंग एजेंट या रीसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से करवाया, जो शॉप्स होती है ना, जो दुकानें होती है जहां से रिचार्ज होता है, अगर आपने वहां से रिचार्ज करवाया है तो एड्रेस ऑफ सच सेलिंग एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर इन द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तो उसका जो एड्रेस है जहां पर वो लोकेटेड है वो मान लिया जाएगा। मान लीजिए मैं जाता हूं और मैं आसाम के स्टेट में जाता हूं, आसाम की एक मोबाइल की शॉप में जाकर के रिचार्ज करा लेता हूं, तो वहां पर जो मैंने रिचार्ज कराया तो वो सप्लाई कहाँ की मानी जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई वहां पर माना जाएगा आसाम जो है ना, आसाम में वो जो डिस्ट्रीब्यूटर की लोकेशन है, जो मोबाइल शॉप वाले की लोकेशन है, वो लोकेशन मानी जाती है प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट है बाय एनी पर्सन टू फाइनल सब्सक्राइबर, लोकेशन वेयर प्रीपेमेंट इज रिसीव और प्लेस ऑफ सेल ऑफ वाउचर, जहां पर सेल किया गया है, वाउचर सेल की बात हो रही है। मान लीजिए जैसे ये डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं ना, ये जो मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर, वैसे आज के टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप ऑनलाइन सब कुछ करा लेते हो, बट फिर भी क्या होता है, ये पहले से रिचार्ज करा लेते हैं। ये बोलते हैं कंपनी से कि भाई कंपनी आप क्या करो, 5,000 का हमारा रिचार्ज कर दो, हमारा बैलेंस 5,000 का कर दो, 5,000 तक का रिचार्ज हम कर सकते हैं लोगों का, ठीक है। तो वो इन्होंने कर दिया, तो बाय एनी पर्सन टू फाइनल सब्सक्राइबर। नाउ अब वो जो मोबाइल शॉप वाला है वो फाइनल सब्सक्राइबर नहीं है। फाइनल सब्सक्राइबर का मतलब क्या होता है, जो पर्सन फाइनली उसको यूज करेगा। तो 5,000 का रिचार्ज जो मोबाइल उसने डिस्ट्रीब्यूटर ने करवाया है, जो मोबाइल एजेंट ने करवाया है, अब वो 5,000 की बैठ करके बात थोड़ी करेगा, वो तो उसने रिचार्ज करवाया है जिससे कि वो आगे और लोगों का रिचार्ज कर सके, तो फाइनल सब्सक्राइबर का रिचार्ज कर सके। तो उस केस में लोकेशन ऑफ प्री पेमेंट इज रिसीव और प्लेस और सेल ऑफ वाउचर, जहां पर वो वाउचर पहले के टाइम होता नहीं था, 10 रुपए का वाउचर आता था, 20 रुपए का वाउचर आता था, तो वाउचर फाइनली जहां पर सेल होते हैं उस जगह को बोल दिया गया है कि कैसे वो जगह जो है प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी मानी जाएगी। नेक्स्ट है
व्हेन पेमेंट मेड थ्रू, और आजकल तो 90% यही होता है, व्हेन पेमेंट मेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड आपने पेटीएम, गूगल पे, या आजकल हर मोबाइल की ऐप होती है, जियो ऐप, वोडाफोन ऐप, एयरटेल ऐप, तो उसमें जाकर के आपने रिचार्ज करा तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट इन द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर, आपकी जो लोकेशन उसके पास है वो एड्रेस जो है वो मान लिया जाएगा, उसे वो एड्रेस प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। सो आपने जो आधार कार्ड जो डिटेल दी होगी उसमें आपका एड्रेस अगर दिल्ली का आ रहा है तो दिल्ली प्लेस ऑफ सप्लाई है, अगर कर्नाटका का आ रहा है तो कर्नाटका प्लेस ऑफ सप्लाई है। ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट है हमारा इन एनी अदर केस, इन अदर केस एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट इन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर एंड इनके बोल रहा है एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट इन द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर एंड इफ द सेम इज नॉट अवेलेबल लोकेशन ऑफ सप्लायर, अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है सप्लायर का तो लोकेशन रिसिपेंट का, तो जो सप्लायर की लोकेशन होगी उसको मान लिया जाएगा कि वही आपकी जो है प्लेस ऑफ सप्लाई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इन केस ऑफ लीज सर्किट इज इंस्टॉल्ड इन मोर देन वन स्टेट, तो ये फिर से हम नीचे पढ़ेंगे, आपको प्रोपोर्शनेटली वो डिवाइड करना पड़ेगा, ये हमारा पॉइंट है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा जो मैं आपको इतनी देर से समझा रहा था कि प्रोपोर्शनेटली आप कैसे डिवाइड करोगे। प्रोपोर्शनेट जो मैं आपको बता रहा था ना, जब डिफरेंट स्टेट के अंदर सर्विस दी जाती है तो उस केस में कैसे आप प्लेस ऑफ सप्लाई निकालेंगे। सो मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग proportionate value of immovable property related services attributable to different state, जो हमने सबसे पहला वाला सर्विस पढ़ी थी, सबसे पहली वाली, different state union territory where the immovable property is located in the absence of a contract or agreement in this regard. So type of service in relation to immovable properties, ये सर्विस है और ये फैक्टर डिटरमिनिंग द प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ अ सर्विस, किस फैक्टर की हेल्प से जो है आप, ये हमको कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको भी दिया था, कौन सा, एडवर्टीजमेंट वाला, जब हम पढ़ रहे थे कि मान लीजिए एक ट्रेन है उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट चल रही है तो उसका क्या फैक्टर बताया था मैंने आपको बताया था कि वो ट्रेन जितने स्टेशन पर रुकेगी, सो एक स्टेट के अंदर जितने स्टेशन पड़ गए उस स्टेशन के बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो वही यहाँ पर हमको फैक्टर बताए हुए हैं। तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लॉन्जिंग अकोमोडेशन बाय hotel inn, guest house, etc., and it is ancillary service other than the case where such property is a single property located in two or more continuous stages, unit territory or both. तो number of nights stay in such property, मान लीजिए मेरी एक प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी है, एक होटल है दिल्ली में, एक होटल है मुंबई के अंदर ना। आजकल क्या होता है ना, पासेस इशू हो जाते हैं, कि आपको ये पास हमने इशू कर दिया, इस पास की हेल्प से आपको पास कितने की पड़ा, आपको 10,000 का वो पास पड़ा है, आप जो है 10 नाइट स्टे कर सकते हैं हमारे होटल में। मान लो ताज होटल ने कर दिया तो आप ताज होटल जो दिल्ली में है वहाँ भी स्टे कर सकते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और ताज होटल जो मुंबई में वहाँ भी स्टे कर सकते हैं। बस 10 नाइट का आपके पास पास है, तो जितनी नाइट्स आप स्टे करोगे, मान लीजिए आप 3 नाइट स्टे करते हो दिल्ली में और बाकी 7 नाइट स्टे करते हो मुंबई में, तो जितने नाइट्स आपने स्टे किया उस बेसिस पर जो आपका जीएसटी कैलकुलेट कर लिया जाएगा कि जो अगर 10,000 का पास है तो 3,000 की सर्विस आपने दिल्ली में ली है, 7,000 की सर्विस आपने मुंबई यानी महाराष्ट्र के अंदर ली है, राइट। ठीक है, सेकेंड है ऑल अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजिंग एनी मैरिज और रिसेप्शन एक्सेट्रा, एकोमोडेशन इन अ सिंगल प्रॉपर्टी लोकेटेड इन 2 और मोर कंटिन्यूस स्टेट्स। मान लीजिए फार्म हाउस है, तो बहुत सारे फार्म हाउस होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े एकर्स में फैले होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े फार्म हाउसेस होते हैं, उनमें शादियां होती हैं। तो मान लीजिए वो फार्म हाउस 2 कंटिन्यूस स्टेट्स में पड़ रहा है, लिखा हुआ ना, जब 2 और मोर कंटिन्यूस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंसिलरी सर्विस टू दिस सर्विस, तो यहाँ पर बोल रहा है एरिया ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन ईच स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी। ये सिंपल सा एग्जांपल है, ज़्यादा कोई देखो कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। प्रैक्टिकली आप कोई चीज़ सोच लोगे ना कि भाई कैसे होगा, एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है, मेरे पास 100 एकड़ का फार्म हाउस है, 100 एकड़ के फार्म हाउस जो है ना उसमें से 20 एकड़ जो है वो हरियाणा में पड़ता है, बाकी 80 एकड़ बचा ना, 80 एकड़ जो है वो मेरा राजस्थान में पड़ता है। सो 80 एकड़ सर्विस अगर मान लीजिए मैं चार्ज करता हूँ वहाँ से 10 लाख रुपये चार्ज करता हूँ उस फार्म हाउस के, जो वहाँ पर शादी होती है, मैं 10 लाख रुपये फार्म हाउस के चार्ज करता हूँ, तो 10 लाख में से प्रोपोर्शनेट में बांट लो, 2 एकड़ मेरी पड़ रही है कहाँ पे, और 2 एकड़ और 20 एकड़ एंड 80 एकड़, सो 20 एकड़ पड़ रही है मेरी हरियाणा में एंड 80 एकड़ पड़ रही है मेरी राजस्थान में। तो आप ये मान लो इस प्रोपोर्शनेट में बांट दो, 2 लाख की 10 लाख है ना, 2 लाख की सर्विस हरियाणा में दी है और 8 लाख की सर्विस राजस्थान में दी है। ठीक है, इस तरीके से आप प्रोपोर्शनेट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा
सर्विस बाय वे ऑफ लॉन्जिंग अकोमोडेशन बाय अ हाउस बोट और वेसल्स एंड इट्स एंसिलरी सर्विस। हाउस बोट के अंदर आपको जो सर्विस दी जाती है। तो टाइम स्पेंड बाय बोट और वेसल इन ईच स्टेट, मान लीजिए हाउस बोट्स होती हैं छोटी छोटी, या फिर जो शिप्स होते हैं, जो टूरिस्ट शिप होते हैं, वो मान लीजिए इनलैंड जो चलते हैं, मान लीजिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट, नॉर्थ साइड में तो नहीं चलते, साउथ साइड में जहाँ पर सी वगैरह होते हैं, तो वो मान लीजिए एक स्टेट से चला, हमारा कोची से चला विशाखापट्टनम, और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स हैं वहाँ पर वो जाता रहा। तो जिस स्टेट में उसने जितना टाइम स्टे किया, वो यहाँ पे लिखा है टाइम स्पेंड बाय द बोट, बोट ने जितना टाइम स्पेंड करा, और वैसे ईच स्टेट, उस स्टेट के जितना टाइम स्पेंड करा, मान लीजिए 3 दिन कोची में, 2 दिन विशाखापट्टनम में, तो उसके अकॉर्डिंग जो आप क्या मान लो, प्रोपोर्शनेट कर दो। प्रोपोर्शनेट क्यों करते हैं सर? सिंपल एग्जाम्पल है ना, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का रेवेन्यू होता है ना, स्टेट का रेवेन्यू तो अलग अलग काउंट किया जाएगा ना, तो ये उस बेसिस पर जो यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाता है और फिर स्टेट को रेवेन्यू दे दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मैनर ऑफ डिटरमिनिंग प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ सर्विस रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट एट्रीब्यूटेबल टू डिफरेंट स्टेट यूनियन टेरिटरी वेयर इट इज हेल्ड। तो ये हमने ऊपर ये वाला एग्जांपल जो पढ़ा था, अब प्रोपोर्शनेट्स पढ़ रहे हैं हम सारा, मतलब जो सर्विस हम ऊपर पढ़ के आए ना, 12 सर्विस हो गई देखो हमारी यहाँ तक। ये हमारी जो टेलीकम्युनिकेशन की थी 12 सर्विस थी। अब 12 सर्विसेज में से कुछ सर्विसेज जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में दी जा सकती हैं, मान लीजिए एक सर्विस है जो 3 स्टेट में दी गई, तो 3 स्टेट में कैसे बाइफरकेट किया जाएगा, तो उसके एग्जांपल्स हम ये समझ रहे हैं। तो दूसरा, पहली सर्विस हमारी इमूवेबल की थी, दूसरी सर्विस हमारी कौन सी है? दूसरी सर्विस हमारी है इवेंट ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट एंसिलरी टू assign of sponsorship to such event, proportionate value of such service to be computed by the application of general accepting accounting प्रिंसिपल, जनरल एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसको जो है बाइफरकेट कर दिया जाएगा। अब ये क्या होते हैं? गैप होते हैं, गैप के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग कर दिया जाएगा। कहने का मतलब सिंपली आपको बताऊं, इसका ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मत जाओ, जितना आपका जहां पे खर्चा हुआ है, सिंपल सा आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए मेरा 20 लाख का खर्चा जो हुआ है वो मुंबई में हुआ। वो जस्टिन बीबर वाला एग्जांपल याद है? उसका इवेंट हुआ था मुंबई में भी, दिल्ली में भी। मुंबई में मेरा खर्चा हुआ 20 लाख का, दिल्ली में मेरा खर्चा हुआ 10 लाख का, और मैंने जो चार्ज किया था टोटल वो 50 लाख रुपीज़ चार्ज किए मैंने जस्टिन बीबर से, 50 लाख चार्ज किए। तो 50 लाख को किस प्रोपोर्शन में बांट दो? जिस प्रोपोर्शन में आपका एक्सपेंस हुआ है। आपका मुंबई में एक्सपेंस हुआ है कितना? 20 लाख का, दिल्ली में 10 लाख का। सो 2:1 में आप बांट सकते हो। तो जो भी प्रोपोर्शनेट आपका निकल के आएगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैनर ऑफ डिटरमिनिंग प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ एडवर्टीजमेंट सर्विस एट्रीब्यूटेबल टू डिफरेंट स्टेट। यहाँ पर बात हो रही है एडवर्टीजमेंट सर्विस की। अब कौन कौन सी सर्विस हमने पढ़ ली? पहली इमूवेबल सर्विस की प्रोपोर्शनेट कैसे किया जाएगा। दूसरा है हमारा इवेंट की जो इवेंट ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस है उसका प्रोपोर्शन कैसे किया जाएगा। और ये हम पढ़ रहे हैं थर्ड वाला जो एडवर्टीजमेंट की सर्विस है, इसका प्रोपोर्शन कैसे किया जाएगा। तो देखिए, एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशन। अब भाई न्यूज़पेपर छपता है, न्यूज़पेपर ऐसा थोड़ी एक स्टेट का होता है, काफ़ी सारे होते हैं ऐसे न्यूज़पेपर जो रीजनल न्यूज़पेपर होते हैं, एक स्टेट के होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर होते हैं जो पूरे इंडिया में पब्लिश होते हैं ना। उस केस में आप कैसे निकालोगे कि भाई एक न्यूज़पेपर में मैंने अपना एडवर्टीजमेंट छपवाया, न्यूज़पेपर ने मेरे से न्यूज़पेपर की सर्विस मैंने ली, एडवर्टीजमेंट की सर्विस मैंने ली, और पूरे इंडिया में वो न्यूज़पेपर सर्कुलेट हुआ। कैसे निकालोगे प्लेस ऑफ सप्लाई? प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। तो वो प्रोपोर्शनेट कैसे करोगे वो यहां पर देखो, अमाउंट पेएबल फॉर पब्लिकेशन एंड एडवर्टीजमेंट इन ऑल एडिशंस ऑफ अ न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशन विच आर पब्लिश इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। So amount payable for publication and advertisement in all the editions of the newspaper which are published in each state and union territory। तो हर स्टेट में जितने एडिशन आपके छपे हैं, जितने न्यूज़पेपर आपके छपे हैं, उस हिसाब से आप बाइफिकेट कर लो। मान लीजिए आपने एडवर्टीजमेंट दिया, मैंने बोला दिल्ली में दे देना मेरा इस लोकेशन पर, तो दिल्ली में न्यूज़पेपर में दिया, दिल्ली में उनके 50,000 छपे। और जो हरियाणा में कितने डिस्ट्रीब्यूट नहीं देखना, हमको देखना है पेबल फॉर पब्लिशिंग एंड एडवर्टीजमेंट इन ऑल द एडिशंस ऑफ द न्यूज़पेपर, कितने एडिशंस में वो छपा है। तो जितने मुंबई में जितने दिल्ली में हुए उतना दिल्ली ले लो। मान लीजिए 50,000 न्यूज़पेपर दिल्ली में छपे हैं और 50,000 डिस्ट्रीब्यूशन दिल्ली में हुआ, 20,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हरियाणा में हुआ। तो उस प्रपोर्शन में आप जो है बांट दोगे अपने खर्चे को, प्लेस ऑफ सप्लाई उस अकॉर्डिंग जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। एडवर्टीजमेंट थ्रू प्रिंटेड मटेरियल लाइक टेम्पलेट आपने उसके अंदर डलवाए हैं। तो अमाउंट पेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ईच स्पेसिफिक नंबर ऑफ सच मटेरियल इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी।
तो भाई एक स्टेट के अंदर यहाँ पे सेम एग्जांपल है, मान लीजिए दिल्ली के अंदर आपने 20,000 टेम्पलेट डलवाए और हरियाणा के अंदर आपने 5,000 टेम्पलेट डलवाए, तो 20:5 के रेशियो में आप जो है उसको प्रोपोर्शनेट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल सकते हो। लीफलेट, डायरीज, कैलेंडर, टी शर्ट्स एक्सेट्रा। हो एडवर्टीजमेंट इन होर्डिंग्स होती हैं और अदर देन दोज ऑन ट्रेन को छोड़ करके जो होर्डिंग्स होती हैं उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। ट्रेन को छोड़ के कौन सी होर्डिंग्स होती हैं? जो आपके यहाँ पर लगी हुई होती हैं, रेड लाइट्स वगैरह पे लगी होती हैं, और जो आप जाते हो रास्ते में लगे हुए नहीं देखते होर्डिंग्स वगैरह, तो उन होर्डिंग की एडवर्टीजमेंट सर्विस की बात हो रही है। सो अमाउंट पेबल फॉर द होर्डिंग्स लोकेटेड इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। दिल्ली में होर्डिंग के लिए आपने जितना अमाउंट दिया और हरियाणा की होर्डिंग के लिए जितना अमाउंट दिया उसके अकॉर्डिंग जो आप चार्ज कर सकते हो। एडवर्टीजमेंट ऑफ ट्रेन का एग्जांपल ट्रेन में कैसे होगा, इसको जरा ध्यान से देखो। अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू ईच स्टेट यूनियन टेरिटरी कैलकुलेटेड इन द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द रेलवे ट्रैक। भाई मेरे से भी बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट कैलकुलेशन इन्होंने बताई है। मतलब मैंने जो आपको कैलकुलेशन बताई थी ना, वैसे वो दिल्ली मेट्रो वाले एग्जांपल में तो ठीक बैठ जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि दिल्ली मेट्रो के जो स्टेशंस होते हैं ना, उन स्टेशंस की लेंथ ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। 4 से 5 मिनट में अगला स्टेशन आ जाता है और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में जो लेंथ होती है वो सिमिलर होती है। तो मैंने जो आपको रेशियो बताई थी ना, यानी दिल्ली के स्टेशन कर दो, दिल्ली के स्टेशन और हरियाणा के स्टेशन और उत्तर प्रदेश के स्टेशन, उनका रेशियो आप ले लो, तो आपका वहां पर भी आंसर ऑलमोस्ट सेम आएगा। लेकिन लॉ मेकर ने उसको यहां पर नहीं लिया। लॉ मेकर ने यहां पर जो वर्डिंग बोली कि भैया रेलवे ट्रैक जितना होगा उस प्रोपोर्शन में बांट दो। कहने का मतलब आपने एक ट्रेन के ऊपर एडवर्टीजमेंट छपवाया। अब मैं दिल्ली मेट्रो की बात नहीं कर रहा, अब मैं इंडियन रेलवे की बात कर रहा हूं। तो इंडियन रेलवे भाई, एक हमारी ट्रेन चली कश्मीर से कन्याकुमारी ट्रेन चली। बहुत सारे स्टेट्स आ जाएंगे बीच में, क्वेश्चन ये आता है, और उसमें हमने ट्रेन के बाहर जो है वो ऐड चलवाई। अब वो बहुत सारे स्टेट में आप कैसे डिवाइड करोगे? आप ये निकालो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक टोटल कितना लेंथ होती है। सो हमारा कश्मीर से कन्याकुमारी आप मान के चलो अराउंड 1000 किलोमीटर ले लूँ, कम बोल, मुझे देखो एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ। 1000 किलोमीटर है। 1000 किलोमीटर में आप स्टेट वाइज निकालो कि भाई वो कश्मीर के अंदर। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है, इतना इजी टास्क नहीं होता है। अब ये चीज़ें आप प्रैक्टिकली अप्लाई बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन अगर इस तरीके का एडवर्टीजमेंट कंपनी में कहीं आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल होती हैं। सो 1000 है, मान लीजिए दिल्ली के अंदर जो वो गई थी, दिल्ली के अंदर 50 किलोमीटर था, हरियाणा के अंदर जो था वो 80 किलोमीटर था, पंजाब के अंदर जो था वो 40 किलोमीटर होकर के गई थी। तो इस तरीके से टोटल उसका 1000 किलोमीटर बनता है जा करके। तो आपका जो भी खर्चा है, मान लीजिए 5 लाख की वो एडवर्टीजमेंट चली, तो 5 लाख की एडवर्टीजमेंट आप इस प्रोपोर्शन में, जो ये प्रोपोर्शन आ रही है, इस प्रोपोर्शन में, सारे स्टेट के प्रोपोर्शन में हर स्टेट को जो है वो इस तरीके से दी जाएगी। इस तरीके से उसका प्लेस ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा। ठीक है, देख लो, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है, लेकिन इस तरीके से ही आपको करना होता है। ठीक है, और जो मैंने आपको मेट्रो वाला एग्जांपल दिया था वो भी यहाँ पर बैठ जाएगा। वहाँ यहाँ पर वो फिट कैसे बैठेगा, देखिए। तो दिल्ली के अंदर जो एरिया कवर किया मेट्रो ने, जो दिल्ली के अंदर कवर किया, और ये जो एरिया मान लीजिए ये हरियाणा के अंदर कवर किया, और ये एरिया यूपी के अंदर कवर किया, ये हरियाणा और ये दिल्ली। तो इन तीनों के प्रोपोर्शन में जो है वो आपको वो करना पड़ेगा। जितनी भी रेवेन्यू है उस रेवेन्यू को इस प्रोपोर्शन में बांट दो और उसके अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई आपका निकल जाएगा। ठीक है जी। एडवर्टीजमेंट ऑन द बैक ऑफ यूटिलिटी बिल ऑफ द ऑयल एंड गैस कंपनीज एक्सेट्रा। ये भी बहुत आपने देखा होगा, आपके घर पे अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल आता हो उसके पीछे काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो उसका कैसे निकाला जाएगा? अमाउंट पेबल टू ईच स्टेट यूनियन टेरिटरी फॉर द एडवर्टीजमेंट ऑन बिल प्रिंटिंग टू कंज्यूमर हैविंग बिल एड्रेस इन ईच ऑफ सच स्टेट यूनियन टेरिटरी। यानी मान लीजिए एक स्टेट के अंदर है वो जो एक पावर डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी है, एक स्टेट के अंदर उसके कितने कंज्यूमर है? 50,000 कंज्यूमर है। दूसरे स्टेट के अंदर उसके 20,000 कंज्यूमर है, और पूरे जितने बिल छपे हैं सारे बिल के ऊपर पीछे जो है ऐड छपी है। तो उस ऐड को कैसे बांटा जाएगा? दिल्ली में 50,000 है, मान ली एक स्टेट के अंदर 50,000 है, तो 5:2 का रेशियो हो गया। इस अकॉर्डिंग आप रेवेन्यू को वो करोगे, जो भी चार्ज एडवर्टीजमेंट की फीस है उसको इस रेशियो में बांट दो, और उसके अकॉर्डिंग जो है आपका प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग जो है आ जाएगा।
एडवर्टीजमेंट ऑन रेलवे टिकट्स के ऊपर जो एडवर्टीजमेंट होता है उसका आप क्या करोगे? ऊपर हमने ट्रेन के ऊपर तो पढ़ लिया भाई, ट्रेन के ऊपर आप कैसे करोगे? आप जितना ट्रैक का लेंथ है उसके हिसाब से कर लो। जो टिकट के ऊपर होता है, टिकट के ऊपर भी तो एडवर्टीजमेंट होता है, उसको कैसे प्रोपोर्शनेट करोगे? तो वो यहाँ पर बताया हुआ है, अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू ईच स्टेट यूनियन टेरेटरी कैलकुलेटेड इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन। यानी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था वो रेलवे टिकट का दिया था। अगर आपकी रेलवे टिकट है तो उस केस में नंबर ऑफ स्टेशन इन द ईच ऑफ द यूनियन टेरिटरी। मैंने एक टिकट कहाँ से ली? दिल्ली से लेकर के और हैदराबाद की मैंने एक टिकट ली। इसके बीच में जितने स्टेशन है, मान लीजिए जो स्टेट आए, स्टेट ए के अंदर आए 3 स्टेशन, स्टेट बी के अंदर आए 5 स्टेशन, सी के अंदर आए 10 स्टेशन, तो इस प्रोपोर्शन में मान लिया जाएगा कि हमने सर्विस कंज्यूम की है टिकट वाले केस में। तो टिकट वाले केस में हमारा रेलवे स्टेशन के अकॉर्डिंग हमको प्रोपोर्शनेट करना पड़ता है। एडवर्टीजमेंट ऑफ रेडियो स्टेशन में एडवर्टीजमेंट आपने की है। सो अमाउंट पेएबल टू सच रेडियो स्टेशन विच बाय वर्च्यू ऑफ इट्स नेम इज पार्ट ऑफ ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मतलब जितने स्टेट में वो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन चैनल में जो एडवर्टीजमेंट देते हैं उसमें आप कैसे करोगे? देखो, अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू ईच स्टेट यूनियन टेरिटरी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ व्यूअरशिप ऑफ सच चैनल इन ईच ऑफ द स्टेट। मान लीजिए एक स्टेट में, आजकल तो वो टीआरपी निकल जाती है ना कि स्टेट में कितने लोग देख रहे हैं, वो सब पता चल जाता है। तो मान लीजिए एक स्टेट ए के अंदर लोग देख रहे हैं टीवी चैनल को, अब ऐड देखा नहीं देखा उससे फर्क नहीं पड़ता, व्यूअरशिप ऑफ चैनल की बात यहाँ पर की हुई है, ऐड की बात नहीं की हुई है। उस चैनल की अब यहाँ पर एवरेज व्यूअरशिप ही निकाली जाएगी भाई। अगर एक महीने ऐड चली है तो उस एक महीने में कितनी एवरेज व्यूअरशिप आई है। तो स्टेट ए बी सी, इन 3 स्टेट के अंदर ऐड चली है, तो ए बी और सी जितने लोग देख रहे हैं, मान लो एक स्टेट के अंदर 1 लाख लोग देखते हैं एक महीने में, और बी स्टेट के अंदर 2 लाख लोग देखते हैं एक महीने में, उस टी स्टेट के अंदर खाली 50,000 लोग देखते हैं। सो इस रेशियो में 10:20:5 इस रेशियो के अंदर जो है प्रोपोर्शनेट आपको करना पड़ेगा रेवेन्यू। प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी ऐसे प्रोपोर्शनेट हो जाएगी। व्यूअरशिप फिगर, अब यहाँ पर देखो ना, टीआरपी का थोड़ा सा इशू आता है, वो यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ समझाई हुई है, इसको समझ लेते हैं कि व्यूअरशिप फिगर फॉर द लास्ट वीक ऑफ ए गिवन क्वार्टर एज पब्लिश बाय द बायरक कैन बी यूज फॉर कैलकुलेटिंग व्यूअरशिप। अब व्यूअरशिप आप कैसे कैलकुलेट करोगे वो आपको देखनी है। BARC जो होती है, ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी जो होती है, वो कैन बी यूज, जो उसने लास्ट गिवन क्वार्टर एज उस क्वार्टर की लास्ट वीक की व्यूअरशिप जो है वो इशू करता है, तो उसकी व्यूअरशिप आपको देखनी होती है। उसके बेसिस पर सक्सीडिंग क्वार्टर व्यूअरशिप फिगर फॉर द लास्ट वीक ऑफ ए गिवन क्वार्टर इज पब्लिश बाय द बायरक कैन बी यूज फॉर द कैलकुलेटिंग व्यूअरशिप फॉर द सक्सीडिंग क्वार्टर। मतलब करंट क्वार्टर के लिए जो पिछले क्वार्टर की लास्ट वीक की व्यूअरशिप पब्लिश की हुई है ना, तो ये कैसे पब्लिश करता है इसको समझो। एक क्वार्टर, जैसे एक क्वार्टर हो गया, एक क्वार्टर का जो लास्ट वीक होता है, यहाँ पर जाकर के बायरक जो है वो पब्लिश करता है फिगर को कि भाई जो हमारा चैनल, इस चैनल को इतने लोगों ने देखा, इस चैनल ए को इतने लोगों ने, चैनल बी को इतने लोगों ने, उसको स्टेट वाइज भी करता है कि चैनल ए को इस स्टेट के अंदर इतना इतना देखा गया, चैनल बी को इस स्टेट के अंदर। तो ये वाली फिगर जो हमारा करंट वाला क्वार्टर है, करंट क्वार्टर में हम ये वाली फिगर जो है इसके इस प्रोपोर्शन के बेसिस पर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वो इन्होंने यहाँ पर लिया है। फिगर परटेनिंग टू मोर देन, which इन्होंने समझाई है, मोर देन 1 स्टेट आर appropriation रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दो स्टेट इन टेरिटरी एज पर द लेटेस्ट सेंसस। एंड गाइज नेक्स्ट है हमारा एडवर्टीजमेंट इन सिनेमा हॉल। मुझे पता है आपको नींद आ रही होगी, लेकिन पढ़ लो भाई, पढ़ लो। क्यों सोने के लिए जा रहे हो? सोने में कुछ नहीं रखा, पढ़ने में बहुत कुछ रखा है। अमाउंट पेएबल टू अ सिनेमा हॉल और स्क्रीन इन मल्टीप्लेक्स इन ईच स्टेट। तो जितनी स्क्रीन मल्टीप्लेक्स की हैं, दिल्ली में 4 स्क्रीन है, मुंबई में 5 स्क्रीन है, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में 10 स्क्रीन है, उसके अकॉर्डिंग जो आप प्रोपोर्शनेट कर सकते हो। एडवर्टीजमेंट ऑन इंटरनेट पे जो एडवर्टीजमेंट होता है, इट इज़ डीम्ड दैट सच प्रोवाइड इज प्रोवाइडेड ऑल ओवर द इंडिया। यहाँ पर ये माना जाता है सर्विस पूरे इंडिया में प्रोवाइड की हुई है। सो अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू ईच स्टेट यूनिट टेरिटरी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर इन ईच स्टेट। सो एक स्टेट में कितने इंटरनेट सब्सक्राइबर हैं उसके बेसिस पर आप जो है वो डिवाइड कर सकते हो, प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल सकते हो। इंटरनेट सब्सक्राइबर फिगर गिवन फॉर द लास्ट क्वार्टर of the given financial year as published in TRAI, Telecom Regulatory Authority of India, can be used for the calculating subscriber for the succeeding financial year. एडवर्टीजमेंट थ्रू SMS के थ्रू अगर आप एडवर्टीजमेंट करवा रहे हो तो अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू ईच स्टेट यूनिट टेरिटरी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टेलीकॉम सब्सक्राइबर कितने हैं उस स्टेट के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है
प्रोपोर्शनेट हमने पढ़ लिया एडवर्टीजमेंट का, प्रोपोर्शनेट हमने उससे पहले पढ़ा था किस चीज़ का, इवेंट्स का, और उससे पहले हमने पढ़ा था इमूवेबल प्रॉपर्टी का। 3 का हम प्रोपोर्शनेट पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा मैनर ऑफ डिटरमिनिंग प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ सर्विस रिलेटिंग टू इंस्टॉलेशन ऑफ लीज सर्किट की यहाँ पर बात है। सो इंस्टॉलेशन ऑफ लीज सर्किट जो है वो प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ सच सर्विस कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट स्ले इन ईच स्टेट, जिस स्टेट के अंदर जितने पॉइंट्स हैं उस पॉइंट के बेसिस पर, एक स्टेट में 10 पॉइंट है, दूसरे स्टेट में 5 पॉइंट है, तो उस प्रोपोर्शनेट में जो है बांट दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, नाउ गाइज ये तो हम पढ़ रहे थे स्पेशल केसेस, मैंने आपको 12 सर्विस पढ़ाई, फिर 12 सर्विस को प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कैसे बांटा जाएगा वो हमने सीखा। अब आप जो डिफॉल्ट प्रोविजन है वो तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि वो बहुत छोटा सा था, वो बहुत छोटा सा पार्ट था। वो डिफॉल्ट प्रोविजन सेक्शन नंबर 12 का क्या बोलता है, डिफॉल्ट रूल फॉर सर्विस अदर देन 12 स्पेसिफाइड सर्विस, जो हमने ऊपर 12 स्पेसिफाइड सर्विस पढ़ी, उसके अलावा डिफॉल्ट रूल क्या है इस सेक्शन का, सेक्शन 12 का, कि अगर B2B सप्लाई है तो रजिस्टर्ड पर्सन का एड्रेस, B2C सप्लाई है तो रिसिपेंट की लोकेशन, लेकिन अदर केसेस में वेयर द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट, तो वो रिसिपेंट, अदर केसेस में लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस मानी जाती है। यानी B2B केस में जो रजिस्टर्ड पर्सन यानी जो रिसिपेंट है उसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो माना जाएगा। B2C केस में, नीचे वाले केस में, B2C केस में क्या माना जाता है कि अगर रिकॉर्ड में, सप्लायर के रिकॉर्ड में एग्जिस्ट करता है उसका एड्रेस रिसिपेंट का, तो रिसिपेंट की लोकेशन, अगर नहीं करता तो उस केस में सप्लायर की जो लोकेशन होती है वो। तो ये हमारा सेक्शन 12 का डिफॉल्ट वाला रूल जो था वो बोलता था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन नंबर 13, जो कि सर्विसेज की ही बात करता है, लेकिन सर्विस कौन सी, सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपेंट इज आउटसाइड इंडिया, दोनों में से किसी एक की लोकेशन यहाँ पर और है, यहाँ पर और है, किसी एक की भी लोकेशन अगर इंडिया से बाहर होती है उस केस में ये वाला सेक्शन लग जाता है। सो इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सर्विस द प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिटरमिन विद द रेफरेंस ऑफ प्रॉक्सी, रेस्ट ऑफ द सर्विस आर गवर्न बाय द डिफॉल्ट प्रोविजन। कौन कौन सी सर्विस है, सर्विस सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड फिजिकली अवेलेबल, जो फिजिकली अवेलेबल, जिन गुड्स को फिजिकली अवेलेबिलिटी चाहिए होती है, तो लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड, वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। मान लीजिए इंडिया से बाहर के इंजीनियर आते हैं, हमने यूएस से इंजीनियर्स बुलाए, हमारे इंडिया में जो प्लेन्स होते हैं, प्लेन की सर्विसेज जो होती है इंडिया में नहीं होती है, यूएस से इंजीनियर आते हैं और वो यहाँ पर जाकर ठीक करके जाते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि वो जो सर्विस हुई इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, तो यहाँ पर लॉ मेकर्स ने बोला, क्योंकि देखो आउटसाइड इंडिया लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है वो लोकेशन ऑफ सप्लायर आउटसाइड इंडिया है, यूएसए से सप्लाई हो रही है वो, तो उस केस में बोला है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, यानी वो इंडिया में परफॉर्म हुई है तो यहाँ पर दिल्ली के अंदर या मुंबई जहाँ पर भी परफॉर्म हुई है वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। सर्विस सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स बट फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ जाती है हमारे, और हम क्या बोलते हैं कि भाई इंडिया में तो कोई ठीक नहीं कर पाएगा, हम यूएसए के किसी टेक्निकल इंजीनियर को बोलते हैं कि भैया इसको ठीक करो, वो यूएसए में बैठ करके रिमोट लोकेशन पे बैठा हुआ है, वो कहाँ बैठा हुआ है, रिमोट लोकेशन में, यूएसए में बैठा बैठा ही इंडिया में वो मेरे सॉफ्टवेयर का एक्सेस लेता है एनीडेक्स के थ्रू, उसको ठीक कर देता है, राइट। सो उस केस में लोकेशन वेयर द गुड्स आर सिचुएटेड, वेयर द गुड्स आर सिचुएटेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, तो वो गुड्स कहाँ पर सिचुएटेड थी, इंडिया के अंदर ही तो मेरा कंप्यूटर रखा हुआ था, इंडिया के अंदर ही तो उसने ठीक की ना वो चीज़, तो इंडिया के अंदर जो है तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो क्या आ जाएगी, इंडिया आ जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा अबव प्रोविजन आर नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ गुड्स दैट आर टेम्पररी इंपोर्टेड इनटू इंडिया फॉर रिपेयर ट्रीटमेंट एनी प्रोसेस एंड एक्सपोर्ट आफ्टर रिपेयर ट्रीटमेंट एनी प्रोसेस विदाउट बीइंग पुट इनटू यूज इन इंडिया। मान लीजिए इंडिया से बाहर आप माल भेजते हैं, इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है आपने वो कुछ टाइम के लिए रिपेयर करने के लिए इंडिया में मंगाया, रिपेयर करने के लिए इंडिया में मंगाया और ये प्रोविज़न लगा दोगे तो वो इंपोर्ट हो जाएगा, तो क्योंकि वो इंपोर्ट नहीं होता है इसीलिए इसको यहाँ पर एक्सक्लूड किया है कि भाई अबव प्रोविजन शैल नॉट एप्लीकेबल इन केस गुड्स, उन गुड्स के ऊपर जो कि टेम्पररी इंपोर्ट, मतलब परमानेंट इंपोर्ट नहीं किया, उनको टेम्परेरी इंपोर्ट किया खाली रिपेयर करने के लिए। मान लीजिए टाटा की गाड़ी है जो इंडिया से बाहर वो एक्सपोर्ट करती है, तो इंडिया से बाहर अगर वो एक्सपोर्ट करती है और वो उसको ठीक करने के लिए इंडिया में मंगाती हैं, कुछ उसमें टेक्निकल ग्लिच आ गया, इंडिया में आकर के वो ठीक होती है, रिपेयर होती है, फिर इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट होती है, तो उन्होंने बोला उसको हम जो है ये वाले प्रोविज़न नहीं लगेंगे, क्योंकि ये प्रोविज़न लग जाएंगे तो वो इंपोर्ट बन जाएगा हमारा इंडिया का, लेकिन वो एक्चुअल में इंपोर्ट नहीं है, वो तो बस सर्विस के लिए इंडिया में आई हैं वो गुड्स।
तो वही बोला है कि आपने वो एक्सपोर्ट कर दिया आफ्टर सच रिपेयर एनी प्रोसेस विदाउट बीइंग पुट इनटू यूज। आपने वो गाड़ी इंडिया में चलाई नहीं है, इंडिया में खाली आपने रिपेयर करने के लिए मंगाई थी अपनी गाड़ी, रिपेयर करके वापस उसको आपने भेज दिया है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है सर्विसेज विच रिक्वायर द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द रिसिपेंट और द पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर ऑफ द सर्विस। मतलब फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है। मान लीजिए ट्रेनिंग की सर्विस चाहिए या एरोप्लेन सीखने की सर्विस चाहिए, तो कोई ऐसा स्पेसिफिक एरोप्लेन है, मान लीजिए रफाल है, रफाल में कोई नई चीज़ें इन्होंने ऐड की हैं तो इंडिया में आया ना। इंडिया में जो इंडिया के पायलट्स हैं वो कैसे सीखेंगे, जब इंडिया के बाहर के रशिया के पायलट्स आकर के वो इंडिया वालों को सिखाएंगे, तो वहाँ पर फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, तो लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, इंडिया में आकर के उन्होंने सिखाया ना, सो इंडिया जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। थर्ड पॉइंट है सर्विसेज सप्लाइड डायरेक्टली इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग एकोमोडेशन इन अ होटल, बोट या वेसल। सर्विस सप्लाइड डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन एक पार्टी जो है वो इंडिया के बाहर की है। मतलब क्या एग्जांपल होगा, जैसे कि हमारा इंडिया में ऑफिस है, हम आर्किटेक्चर की सर्विस देते हैं और यूएसए की एक कंपनी है जो कि इंडिया में अपनी बिल्डिंग बनवाना चाहती है। तो जो सप्लायर तो इंडिया का है, लेकिन जो रिसिपेंट है, हम क्या पढ़ रहे हैं, कोई भी एक पार्टी, तो जो हमारा रिसिपेंट है वो आउटसाइड इंडिया का है। रिसिपेंट आउटसाइड इंडिया तो वो इस वाले केस में फॉल होगा, फिर वो ऊपर फॉल नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाले केस में तो था जब दोनों पार्टी इंडिया की हैं। यहाँ पर दोनों पार्टी इंडिया की नहीं है, सप्लायर तो इंडिया का है लेकिन रिसिपेंट जो है वो इंडिया के बाहर का है। सो यहाँ पर प्लेस वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, तो वो कहाँ लोकेट होगी, मान लीजिए इंडिया में कहीं लोकेट होगी, तो इंडिया ही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई वहाँ पर माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एडमिशन टू अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, सो प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, जहां पर वो एक्चुअली हेल्ड होगा वो माना जाएगा। नाउ इफ द अबव सर्विसेज आर सप्लाई एट मोर देन वन लोकेशन, एक लोकेशन से ज़्यादा वो सप्लाई की जाती हैं, तो गुड्स और इंडिविजुअल रिलेटेड, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड, देन इवेंट रिलेटेड at more than one location including a location in taxable territory, लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी मान लिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे जस्टिन बीबर का जो इंडिया में कॉन्सर्ट हुआ था, हमने उससे फीस चार्ज की थी कि हम आपका पूरा इवेंट करवा देंगे, आपसे 50 लाख रुपए की फीस लेंगे। इवेंट करवाने की फीस जो होगी वो कितनी होगी, 50 लाख रुपीज़ की हम जो है आपसे इवेंट करवाने की फीस लेंगे। अब वो 50 लाख रुपए की फीस जो होगी वो आपके 3 इवेंट कराएंगे। आपका एक इवेंट होगा हमारा दुबई में, एक इवेंट होगा श्रीलंका में, एक इवेंट आपका मुंबई के अंदर करा देंगे। 3 इवेंट होंगे, एक दुबई, एक श्रीलंका, एक यहाँ पे मुंबई के अंदर। तो नहीं, इंडिया के अंदर एक ही इवेंट हुआ और हमने पूरी सर्विस के 1 लाख रुपए चार्ज किए हैं। तो इन्होंने बोला कि इवेंट रिलेटेड सर्विस है, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस है, या गुड्स और इंडिविजुअल रिलेटेड सर्विस है। इस केस में अगर एट मोर देन वन लोकेशन, एक लोकेशन से ज्यादा हुआ है, दुबई, श्रीलंका, मुंबई 3 लोकेशन है, इंक्लूडिंग अ लोकेशन इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, एक लोकेशन जो है वो टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर है, यानी एक लोकेशन मुंबई के अंदर है, तो क्या मान लिया जाएगा कि पूरी की पूरी 50 लाख की सप्लाई मुंबई के अंदर हुई है, क्योंकि लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी बोला हुआ है, यानी मुंबई के अंदर सारी की सारी सप्लाई मान ली जाएगी। इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ कंपनी बोलती है, जस्टिन बीबर बोलता है कि भाई मेरे को ना दिल्ली में भी करना है, तो हमने बोला दिल्ली में भी अगर आपको करना है तो आपसे हम जो है 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा और लेंगे। 50 लाख हम आपसे ले रहे हैं, 3 लोकेशन पे करवा रहे हैं, कौन कौन सी, दुबई, श्रीलंका और मुंबई में आपका इवेंट होगा। 50 लाख रुपए की फीस हम चार्ज करेंगे आपसे और आपका पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज कराएंगे हम, सारी चीज़ें, डीजे वीजे, लाइट्स वाइट्स, ईच एंड एवरीथिंग वो हम ऑर्गेनाइज करवाएंगे। अगर आपको दिल्ली भी ऐड करना है 10 लाख रुपये और ऐड कर दो, 60 लाख रुपये में हम आपका 4 लोकेशन कवर कर लेंगे, दिल्ली की लोकेशन भी कवर कर लेंगे हम उसके अंदर। तो यहाँ पर हमारा केस आ गया इन मोर देन वन स्टेट। अब यहाँ पर दुबई और श्रीलंका तो इंडिया से बाहर हो गए, लेकिन दिल्ली और मुंबई जो है वो तो इंडिया के अंदर हो गए ना। अब सप्लाई मानोगे, यहाँ बोला है टैक्सेबल टेरिटरी, तो टैक्सेबल टेरिटरी दिल्ली भी है, टैक्सेबल टेरिटरी मुंबई भी है, बताओ क्या मानोगे आप। सो ईच स्टेट यहाँ पर हमको प्रोपोर्शनेट में डिवाइड करना होगा कि भाई कहाँ पर कितना खर्चा आया। आपका दिल्ली में खर्चा आया है मान लीजिए 5 लाख रुपए का, मुंबई में आपका खर्चा आया है 10 लाख रुपए का,
तो आप जो 60 लाख है, 60 लाख को इस प्रोपोर्शन, सर 60 लाख को पूरे को बांटेंगे, बिल्कुल 60 लाख को बांट दिया जाएगा 5:1:2 की रेशियो में, ठीक है। इस तरीके से काम होगा अगर मोर देन 1 स्टेट है तो। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है सर्विसेज सप्लाई बाय अ बैंकिंग कंपनी और अ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी टू अकाउंट होल्डर। और इंटरमीडियरी की सर्विस है सर्विस consisting hiring means of transportation including yacht but excluding aircraft and vessel up to a period of 1 month तक आपने दिया है। तो यहाँ पर लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, यहाँ पर अब एक चीज़ ध्यान रखना, एक पर्सन जो है या तो सप्लायर या रिसिपेंट वो इंडिया से बाहर का है, वो वाली बात यहाँ पर है। 6 पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन बाय वे ऑफ कोरियर और मेल, इसके अलावा जो है सो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स जो होती है वो मानी जाती है प्लेस ऑफ सप्लाई। मान लीजिए मैंने दिल्ली से भेजा कहाँ, बिहार के लिए, बिहार बोल रहा हूँ, दिल्ली से भेजा मैंने यूएसए के लिए, आउटसाइड इंडिया हो गया ना, और सर्विस मैंने किससे ली, इंडिया से बाहर का जो पर्सन था, यूएसए की कंपनी से मैंने सर्विस ली, तो वहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, इंडिया के बाहर ही होगी। जो डेस्टिनेशन क्या है यूएसए, तो प्लेस ऑफ सप्लाई यूएसए नहीं बोलते, वैसे जीएसटी में हमारे टर्म यूज़ होती है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, एंटिटी वर्ड यूज़ होता है यहाँ पर। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस जो है सो प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क ऑन द कन्वेंस फॉर अ कंटिन्यूस जर्नी। मान लीजिए कोई कनाडा से इंडिया आ रहा है, तो कनाडा से इंडिया आ रहा है तो वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, जो कैनेडियन शिप है, कनाडा एयरलाइंस है मान लीजिए, तो कनाडा से इंडिया जो आ रहा है वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, जहाँ से वो चढ़ा है, तो एम्बार्क उसने जहाँ से किया है, तो कनाडा से किया है तो कनाडा ही प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर भी एंटिटी है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी एंटिटी है, तो एंटिटी टू एंटिटी में कोई भी टैक्स नहीं लगता है। भाई कनाडा में सेल हो रही है, कनाडा की सेल पे इंडियन गवर्नमेंट थोड़ी टैक्स लगा लेगी। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑन बोर्ड ऑफ अ कन्वेंस, वहीं पे मान लीजिए जो कनाडा से इंडिया प्लेन आया तो उसके बीच में जो पर्सन आया है उसने काफ़ी सारी सर्विस ली है, फूड की सर्विस ली है और मूवी ऑन डिमांड जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसकी सर्विस ली है, तो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ द डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस, तो यानी कनाडा से वो चला है, फर्स्ट शेड्यूल कहाँ है, कनाडा, तो कनाडा ही उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। और ऑब्वियसली इंडिया से बाहर है कनाडा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है वो भी कनाडा में ही है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी कनाडा में है, इंडिया से बाहर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, जीएसटी नहीं लगता वहाँ पे। ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन एंड डेटा एक्सेस रिट्रीवल सर्विस जो होती है लोकेशन ऑफ रिसीपेंट ऑफ सर्विस, यानी इंडिया में जो आप ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन की सर्विस लेते हैं, इंडिया में बैठ कर के आप मार्वल की एक मूवी देख लेते हैं या कोई फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, वो फाइल जो होती है इंडिया के बाहर के किसी पर्सन की होती है, या जो भी सर्विस आप लेते हैं वो इंडिया के बाहर की सर्विस होती है और इंडिया में आप उसको ले रहे हैं, तो आपकी जो लोकेशन है, रिसिपेंट की जो लोकेशन है वो यहाँ पर मान ली जाती है, उसको यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई बोल दिया जाता है। सो गाइज ये 9 वो सर्विसेज थी जो सेक्शन नंबर 13 के अंदर डिफाइन थी। देखिए अब प्यार से समझिए, सेक्शन 12 के अंदर, सेक्शन नंबर 12 के अंदर 12 सर्विस डिफाइन है, ठीक है, सेक्शन 12 के अंदर 12 सर्विस डिफाइन है, और सेक्शन 13 के अंदर कितनी सर्विस डिफाइन है, सेक्शन 13 के अंदर 9 सर्विसेज डिफाइन है। सेक्शन नंबर 12 किस चीज के लिए होता है, जब सर्विसेज जो हैं वो डोमेस्टिकली रिसिपेंट एंड सप्लायर दोनों एक डोमेस्टिक इंडिया के अंदर ही हैं, तब सेक्शन नंबर 12 लगता है। लेकिन सर्विस में लोकेशन ऑफ सप्लायर या फिर लोकेशन ऑफ रिसिपेंट इंडिया से बाहर हो जाता है, आउटसाइड इंडिया हो जाता है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में हो जाता है, तो वो इंडिया से बाहर होता है ना, तो इंडिया से बाहर मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा देता हूँ, यूएसए, यूके या कोई और कंट्री, लेकिन लॉ मेकर जो वर्ड यूज करते हैं इंडिया से बाहर जब भी बात होती है वो तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बोला जाता है उसको, ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है वो एक टैक्सेबल टेरिटरी मानते हैं वो, और इंडिया से बाहर जो है वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी उसको माना जाता है। सेक्शन नंबर 13 के अंदर 9 सर्विसेज हैं, सेक्शन नंबर 12 के अंदर हमारी 12 सर्विसेज हैं। नाउ सेक्शन 13 का जनरल रूल मैं आपको समझा देता हूँ। सेक्शन 13 का जो हमारा जनरल रूल है, फॉर रेस्ट ऑफ द सर्विसेज अदर देन स्पेसिफाइड अबव अ डिफॉल्ट प्रोविजन हैज बीन प्रिस्क्राइब एज अंडर, क्या है, डिफॉल्ट रूल फॉर क्रॉस बॉर्डर सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन द 9 स्पेसिफाइड सर्विस। जो ऊपर 9 स्पेसिफाइड सर्विस पड़ी उसके लिए तो हमने पढ़ लिया कि भाई लोकेशन जो है वो मान ली जाएगी, जिस लोकेशन में वो परफॉर्म हुई है वो मान ली जाएगी, या जहां पर वो गुड्स लोकेटेड है वो मान ली जाएगी। लेकिन जनरल रूल क्या बोलता है, लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ द सर्विस, जो रिसिपेंट ऑफ द सर्विस है वो मानी जाएगी, और लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सर्विस इफ सप्लायर ऑफ सर्विस कब मानी जाएगी, इफ लोकेशन ऑफ रिसिपेंट इज नॉट अवेलेबल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, रिसिपेंट की लोकेशन अवेलेबल ही नहीं है तो वहां पर सप्लायर की लोकेशन मान ली जाएगी। सो गाइस ये थे प्लेस ऑफ सप्लाई के हमारे सेक्शन जो कि हमने कवर किए
ये जो आपको हमारा नोट्स है, नोट्स आपको नीचे से मिल जाएंगे और डिटेल नोट्स भी आपको नीचे से मिल जाएंगे, उनको ज़रूर डाउनलोड कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएसटी का, प्लेस ऑफ सप्लाई। हमारे आईजीएसटी के 4 सेक्शंस होते हैं जो कि कवर करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई को, सेक्शन 10, 11, 12 एंड 13। होप सो गाइज आपको पूरा सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थोड़ा सा सेशन बड़ा हो गया आज का, बट नेवरदलेस होप सो यू फाइंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।